डियर स्टूडेंट, आज अपन डिस्कस करने वाले हैं ANTS PT6। मुझे उम्मीद है कि आपका पेपर अच्छा गया होगा। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 151 के साथ। क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, है ना। आपको करेक्ट स्टेटमेंट को सेलेक्ट करना है, जिसमें से पहला स्टेटमेंट दिया गया है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन इज फ्यूजन ऑफ गैमेट विद इन द फीमेल। देखिए, अगर फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस फीमेल बॉडी के अंदर होता है तो उस कंडीशन को हम कहते हैं इन विवो फर्टिलाइजेशन, लेकिन यहाँ पे दे रखा है इन विट्रो, जिसकी वजह से ये स्टेटमेंट हमारा क्या है, रॉन्ग है ना। सेकेंड स्टेटमेंट की अगर हम बात करें तो कहता है इन एबिलिटी टू कंसीव और प्रोड्यूस चिल्ड्रेन इवन आफ्टर 2 years ऑफ अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कोहिविजन इज कॉल्ड इनफर्टिलिटी। देखिए, हम सभी जानते हैं कि अगर कोई कपल 2 years और उससे ज़्यादा टाइम तक अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहा है और अब तक वो पेरेंटहुड गेन नहीं कर पाया, तो इस कंडीशन को हम कहते हैं इनफर्टिलिटी, यानी वो कपल कैसे हैं, इनफर्टाइल हैं। तो ये स्टेटमेंट हमारा सही है। अगर हम थर्ड स्टेटमेंट की बात करें तो कहता है सर्जिकल मेथड ऑफ कंट्रासेप्शन प्रिवेंट गैमेट फॉर्मेशन। देखिए, सर्जिकल मेथड ऑफ कंट्रासेप्शन में 2 टेक्निक है। अगर हम मेल की बात करें तो वैसेक्टोमी, और अगर हम फीमेल की बात करें तो ट्यूबेक्टोमी, राइट। और जब आप वैसेक्टोमी करते हैं या ट्यूबेक्टोमी करते हैं तो इससे गैमेट के फॉर्मेशन के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। इस प्रोसेस से गैमेट का जो ट्रांसपोर्ट है वो ब्लॉक हो जाता है, गैमेट के फॉर्मेशन पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो सर्जिकल मेथड ऑफ कंट्रासेप्शन प्रिवेंट गैमेट फॉर्मेशन, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। फोर्थ स्टेटमेंट कहता है MTP आर रिलेटिवली सेफ अप टू 12 वीक ऑफ प्रेगनेंसी। सबसे पहले तो हमें MTP को समझना होगा क्या होता है। आप सभी जानते हैं कि वॉलेंट्री टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बिफोर फुल टर्म को हम क्या कहते हैं, MTP कहते हैं। हमारा जो प्रेगनेंसी है फीमेल के अंदर, ह्यूमन फीमेल की बात करें तो 3 ट्राइमेस्टर में उसे डिवाइड किया गया है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकेंड ट्राइमेस्टर और थर्ड ट्राइमेस्टर। क्लियर है। अगर आप फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर अगर आप MTP परफॉर्म करते हैं तो वो सेफ कहलाता है। अगर आप सेकेंड ट्राइमेस्टर में MTP करेंगे तो आप कह सकते हैं थोड़ा डेंजरस है, मोर रिस्कियर है। और अगर थर्ड ट्राइमेस्टर की बात करते हैं तो हम थर्ड ट्राइमेस्टर में MTP को अलाउ ही नहीं करते हैं। यहाँ पे कह रहा है MTP आर रिलेटिवली सेफ अप टू 12 वीक ऑफ प्रेगनेंसी, ये स्टेटमेंट हमारा सही है। और क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, तो हमारा करेक्ट कौन है, आप कह सकते हैं सेकेंड ऑप्शन और फोर्थ ऑप्शन। और सेकेंड और फोर्थ जो है, इस तरह से हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो ए होगा। डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 152। क्या कहता है, मैच द कॉलम 1 विथ कॉलम 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन कोड, राइट। आपके पास 2 कॉलम दे रखा है, कॉलम 1 एंड कॉलम 2, और कॉलम 1 में कहा है कि द स्टेज इन विच फिजिकल ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज इज डन, और कॉलम 2 में पहला दे रखा है एनएरोबिक एक्टिवेटेड स्लज एंड प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस। इस क्वेश्चन को देखने के बाद हमें ऐसा लगता है कि ये क्वेश्चन जो है सीवेज ट्रीटमेंट से दिया गया है। एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन को क्रैक करने के लिए हम सबसे पहले सीवेज ट्रीटमेंट को हम एक बार थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे, उसके बाद ऑटोमेटिकली ये आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, है ना। तो आइए हम बात करते हैं सीवेज ट्रीटमेंट की। ध्यान रखना, सीवेज ट्रीटमेंट 2 स्टेप में कंप्लीट होता है, प्राइमरी ट्रीटमेंट और सेकेंडरी ट्रीटमेंट। हमने आपसे कहा कि सीवेज ट्रीटमेंट 2 स्टेप में कंप्लीट होता है, प्राइमरी ट्रीटमेंट और सेकेंडरी ट्रीटमेंट। प्राइमरी ट्रीटमेंट एक फिजिकल प्रोसेस है, जबकि सेकेंडरी ट्रीटमेंट बायोलॉजिकल प्रोसेस है। प्राइमरी ट्रीटमेंट 2 स्टेप में कंप्लीट होता है, पहला फिल्ट्रेशन और दूसरा है सेडिमेंटेशन। जबकि सेकेंडरी ट्रीटमेंट में हमने कहा बायोलॉजिकल प्रोसेस है, यहाँ पे हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म का हम यूज करते हैं। अब सीवेज ट्रीटमेंट को कैसे किया जाता है, आइए हम उसे चलते हैं सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में। जब आप सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में जब आप जाएंगे तो आपके पास 4 आपको कंटेनर आपको मिलेंगे। आइए हम उसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, अपने शहर का जो हमारा सिटी का जो सीवेज वाटर है, हम इस सीवेज को सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में लेकर गए, और सबसे पहले जिस टैंक में हम लेकर जाते हैं उसे हम कहते हैं प्राइमरी सेटलिंग टैंक। सीवेज को प्राइमरी सेटलिंग टैंक में ले जाने से पहले हम करते क्या है कि यहाँ पे एक हमने फिल्टर लगा दिया। इस फिल्टर से हुआ क्या कि जो सॉलिड वेस्ट मटेरियल है, जो वेस्ट मटेरियल है, जैसे आप कह सकते हैं बोन, क्लॉथ, कंक्रीट, पेपर, प्लास्टिक बॉटल, प्लास्टिक,
ये सारी चीज़ें हमने फिल्ट्रेशन के द्वारा जाली लगाकर सेपरेट कर लिया। इस प्रोसेस को हमने कहा फिल्ट्रेशन। हमने कहा भी था कि प्राइमरी ट्रीटमेंट 2 स्टेप में कंप्लीट होता है। सबसे पहला क्या है? फिल्ट्रेशन। हमने नेट लगा करके सॉलिड वेस्ट मटेरियल को सेपरेट कर लिया। अब जो सीवेज वाटर है, उस सीवेज वाटर को हम क्रॉस करवाएंगे कहाँ पे? प्राइमरी सेटलिंग टैंक में। जैसे ही यहाँ पे प्राइमरी सेटलिंग टैंक के अंदर सीवेज वाटर आएगा, ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सीवेज वाटर चला आया। अब हम इस सीवेज वाटर को इस प्राइमरी सेटलिंग टैंक के अंदर कुछ टाइम छोड़ देंगे। जैसे ही आप कुछ टाइम सीवेज वाटर को इस टैंक में आप छोड़ेंगे, ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स इसके अंदर जो सॉलिड पार्टिकल होगा, जैसे सैंड, स्लीट और जो क्ले होगा, वो बॉटम पे सेटल डाउन होना स्टार्ट हो जाएगा। और जो सबस्टेंस बॉटम पे सेटल डाउन हो गया है, सैंड, स्लीट और क्ले, इस सबस्टेंस को हम कहते हैं प्राइमरी स्लज के नाम से हम जानते हैं। क्या बोलते हैं? प्राइमरी स्लज के नाम से जानते हैं। और जो लिक्विड पार्ट जो इस टैंक में ऊपर आपको दिख रहा है, इसे हम प्राइमरी इफ्लुएंट के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं? प्राइमरी इफ्लुएंट कहते हैं। ये हमारा फिजिकल जो प्रोसेस था सीवेज का, वो कंप्लीट हो गया है। फिजिकल ट्रीटमेंट कंप्लीट हुआ। तो आपने देखा कि फिजिकल जो ट्रीटमेंट है, जो प्राइमरी ट्रीटमेंट है, वो फिजिकल ट्रीटमेंट भी हम उसे कहते हैं, वो 2 स्टेप में कंप्लीट हुआ। पहला हमारा है फिल्ट्रेशन और दूसरा है सेडिमेंटेशन। आफ्टर सेडिमेंटेशन आपको क्या मिला? प्राइमरी स्लज आपको मिला और इसके अलावा आपको प्राइमरी इफ्लुएंट मिला। क्लियर है? इस प्राइमरी इफ्लुएंट को अब हम लेकर के चले जाएंगे कहाँ पे? प्राइमरी इफ्लुएंट को हम लेकर के चले आए हैं एरेसन टैंक के अंदर। आप सोच करके मुझे बताओ कि इस प्राइमरी इफ्लुएंट के अंदर जो चीज़ें आई है, यहाँ पे इसका जो BOD है वो क्या है? हाई है। इसका मतलब कि जो डिजॉल्व ऑक्सीजन है वो बहुत ही कम है। और जाहिर सी बात है BOD इसलिए ज़्यादा है क्योंकि इस प्राइमरी इफ्लुएंट के अंदर जो ऑर्गेनिक मटेरियल है, आप कह सकते हैं ये बहुत ज़्यादा है। और इसी ऑर्गेनिक मटेरियल को डिकम्पोज करना है ताकि BOD कम हो सके और डिजॉल्व ऑक्सीजन ज़्यादा हो सके। क्लियर है? तो अब इस ऑर्गेनिक मटेरियल को डिकम्पोज करने के लिए हम क्या करते हैं कि इसके अंदर प्रॉपर अमाउंट में हम ऑक्सीजन की सप्लाई देंगे। जब प्रॉपर अमाउंट में ऑक्सीजन देंगे तो यहाँ पे क्या होगा? इस टैंक के अंदर, इस टैंक का नाम ही है एरेसन टैंक। इस एरेसन टैंक को जब आप देखेंगे तो यहाँ पे एक फ़ैन लगा होता है। ये फ़ैन हवा देने वाला नहीं है, ये फ़ैन चीज़ों को मिक्स करने वाला है। तो जाहिर सी बात है ये ऑक्सीजन जो आप सप्लाई कर रहे हैं इस टैंक के अंदर, ये फ़ैन उसको प्रॉपर तरीके से क्या करेगा? मिक्स करेगा। और आप मुझे बताइए कि इस प्राइमरी इफ्लुएंट के अंदर पहले से यहाँ पे कुछ एरोबिक बैक्टीरिया है, एरोबिक फंजाई है, और जैसे ही उसको ऑक्सीजन मिलेगा, उस ऑक्सीजन के प्रेजेंस में वो बैक्टीरिया एंड फंजाई क्या करेंगे? ग्रो करेंगे। और जब ग्रो करेंगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा मासेस ऑफ बैक्टीरिया एंड फंजाई, जिसे हम फ्लॉक्स के नाम से भी जानते हैं। तो कोई अगर आपसे पूछे कि फ्लॉक्स है क्या, तो आप कह सकते हैं इट इज़ द मासेस ऑफ बैक्टीरिया एंड फंजाई। अब जैसे जैसे आप ऑक्सीजन प्रोवाइड करते जाएंगे, बैक्टीरिया एंड फंजाई इस प्राइमरी इफ्लुएंट के अंदर प्रेजेंट ऑर्गेनिक मटेरियल को डिकम्पोज करता रहेगा। और डिकम्पोज करते करते आप मुझे बताओ फाइनली यहाँ पे जो BOD का जो लेवल है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। BOD इंक्रीज होना, इसका मतलब इसके अंदर डिजॉल्व ऑक्सीजन क्या हो गया? बढ़ गया। BOD इसलिए कमा क्योंकि इस ऑर्गेनिक मटेरियल जो है, जो हमारा ऑर्गेनिक मटेरियल था प्राइमरी इफ्लुएंट के अंदर, उसका अमाउंट कम हो गया। ठीक है? तो BOD बहुत ज़्यादा क्या हो गया? कम हो गया। और जितना डिकम्पोजिशन होना था ऑर्गेनिक मटेरियल का, इस एरेसन टैंक के अंदर डिकम्पोजिशन कंप्लीट हो गया। अब हम क्या करेंगे कि आफ्टर डिकम्पोजिशन इस वाटर को हम लेकर के जाएंगे सेकेंडरी सेटलिंग टैंक के अंदर। फिर से देखिए, कह रहा है सेकेंडरी सेटलिंग टैंक। फिर से यहाँ पे ग्रेविटेशन के कारण जो यहाँ पे मासेस ऑफ बैक्टीरिया, जो वाटर आप भेजेंगे, इस वाटर के अंदर वास्तव में क्या है? इस वाटर की अगर हम बात करें तो इसका जो BOD है वो कम है। और यहाँ पे मासेस ऑफ बैक्टीरिया एंड फंजाई, जिसे आप फ्लॉक्स कह रहे थे, ये फ्लॉक्स क्या होगा? बॉटम पे सेटल डाउन होना स्टार्ट करेगा ड्यू टू ग्रेविटी। और जब ये बॉटम पे सेटल डाउन होना स्टार्ट करेगा तो अब ये जो सबस्टेंस आप देख रहे हैं, इस सबस्टेंस को हम कहते हैं सेकेंडरी स्लज के नाम से भी हम जानते हैं, या इसे हम
एक्टिवेटेड स्लज भी कहते हैं। एक्टिवेटेड क्या बोलेंगे? स्लज। वास्तव में इस सेकेंडरी स्लज या एक्टिवेटेड स्लज में क्या है? एरोबिक बैक्टीरिया है। क्या है इसके अंदर? एरोबिक बैक्टीरिया है एंड फंजाई है। इतनी बात क्लियर है। और मुझे बताओ कि जो लिक्विड पार्ट इसके ऊपर आपको जो दिख रहा है, इस लिक्विड पार्ट को हम क्या कहेंगे? इसे हम कहते हैं सेकेंडरी इफ्लुएंट के नाम से हम इसे जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? सेकेंडरी इफ्लुएंट। इस सेकेंडरी इफ्लुएंट जिसका बीओडी क्या है? आप कह सकते हैं लो है। अब हम इस सेकेंडरी इफ्लुएंट को पाइप के द्वारा हम क्या करेंगे? इस सेकेंडरी इफ्लुएंट को हम फ्लोइंग रिवर के अंदर जाकर, ये जो आप देख रहे हैं ये फ्लोइंग क्या है? रिवर है। इस फ्लोइंग रिवर के अंदर सेकेंडरी इफ्लुएंट को हम डाल देंगे। आपने क्या किया? सेकेंडरी इफ्लुएंट को डाल दिया। इतनी बात क्लियर है। और इस तरह से आपने सेकेंडरी इफ्लुएंट को रिवर में तो डाल दिया, लेकिन आप सेकेंडरी स्लज का क्या करेंगे? तो आपने क्या किया कि जो सेकेंडरी स्लज है, इस सेकेंडरी स्लज को आप लेकर के चले गए हैं कहां पे? एक्टिवेटेड स्लज डाइजेस्टर के अंदर लेकर चले गए। इसी को हम एनएरोबिक स्लज डाइजेस्टर के नाम से भी जानते हैं। और इसके अंदर जब आपने एक्टिवेटेड स्लज या सेकेंडरी स्लज लाया, तो वास्तव में यहाँ पे है क्या? एरोबिक बैक्टीरिया और फंजाई ही तो है ना एक्टिवेटेड स्लज के अंदर। अब हम इसका करेंगे एनएरोबिक ट्रीटमेंट। क्या करने वाले हैं? आप कह सकते हैं एनएरोबिक हम ट्रीटमेंट करेंगे। और एनएरोबिक ट्रीटमेंट करने के लिए हमें एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज करना होगा। उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम कहते हैं एनएरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म का हम यूज करेंगे। एनएरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म का हम यूज करते हैं। तो जब ये एनएरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसमें प्रेजेंट एरोबिक बैक्टीरिया और फंजाई को जब डिकम्पोज करता है, तो यहाँ पे हमें जनरेट होता है बायोगैस। क्या जनरेट होता है? बायोगैस जो है वो जनरेट होगा। तो आपने देखा कि अपने शहर का जो सीवेज वाटर था, उस सीवेज वाटर को आपने किस तरह से ट्रीट किया? यस और नो? एक बात हमेशा याद रखना, सीवेज ट्रीटमेंट से पॉल्यूशन कम होता है, वाटर का खत्म नहीं होता है। हम इस सीवेज वाटर को डायरेक्ट रिवर के अंदर नहीं डाल सकते। पता है क्यों? क्योंकि सीवेज वाटर का जो बीओडी होता है वो हाई होता है। जैसे ही अगर आप डायरेक्ट रिवर के अंदर आप डाल देंगे ना, तो रिवर वाटर में प्रेजेंट जो ऑक्सीजन है, उस ऑक्सीजन को सीवेज में प्रेजेंट जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूटिलाइज कर लेंगे। और अगर वो ऑक्सीजन यूटिलाइज किया तो एक्वेटिक एनिमल जो पहले से रिवर के अंदर है वो सारे के सारे मारे जाएंगे। और इससे पॉल्यूशन और ज्यादा क्या होगा? बढ़ जाएगा, महामारी फैल जाएगी। इसीलिए हम सीवेज वाटर को कभी भी डायरेक्टली रिवर के अंदर नहीं डालते। रिवर के अंदर डालने से पहले हम सीवेज को ट्रीट करते हैं। और सीवेज का ट्रीटमेंट जो है वो 2 स्टेप में कंप्लीट होता है, प्राइमरी ट्रीटमेंट और सेकेंडरी ट्रीटमेंट। अभी अभी हमने कहा कि प्राइमरी ट्रीटमेंट जो कि एक फिजिकल प्रोसेस है, 2 स्टेप में कंप्लीट होता है, फिल्ट्रेशन और सेडिमेंटेशन। जबकि सेकेंडरी ट्रीटमेंट जो कि बायोलॉजिकल प्रोसेस है, यहाँ पे माइक्रोब्स का यूज किया जा रहा है, एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज किया जा रहा है। ठीक है? और यहाँ से आपने देखा कि सेकेंडरी इन्फ्लुएंट को डायरेक्टली आपने रिवर में डाल दिया। क्लियर है यहाँ पे? अब अपने क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्या कहता है? सबसे पहला कॉलम में, द स्टेज इन विच फिजिकल ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज इज डन। आप मुझे बताओ कि किस स्टेज में फिजिकल ट्रीटमेंट किया जाता है। तो मुझे बताना। कॉलम 1 में अगर आप देखेंगे तो हमने अभी आपको पढ़ाया कि प्राइमरी ट्रीटमेंट ही है जहाँ पे हम फिजिकल ट्रीटमेंट करते हैं, है ना? तो हम कह सकते हैं कि ए का क्या होगा? ए की अगर हम बात करें तो 7 हो जाएगा। ए का आप कह सकते हैं 7। द स्टेज इन विच फिजिकल ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज इज डन, आप कह सकते हैं प्राइमरी ट्रीटमेंट। बी की अगर हम बात करें, कहता है द स्टेज इन विच बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज इज डन। हमने अभी आपको बताया कि सेकेंडरी ट्रीटमेंट में हम बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज करते हैं। तो बी का हमारा हो जाएगा सी। बी का अगर हम बात करें तो आप कह सकते हैं 6। सी की अगर हम बात करें, क्या कहता है? नेम ऑफ द सेडिमेंट इन प्राइमरी ट्रीटमेंट। आप मुझे बताओ कि प्राइमरी ट्रीटमेंट के दौरान जो सेडिमेंट बना, उस सेडिमेंट को हम क्या कहते हैं? प्राइमरी स्लज के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे दे रखा है 5 में प्राइमरी स्लज, यानी सी का हमारा होगा 5। सी का आप कहेंगे 5।
अगर हम डी की बात करें तो क्या कहता है, इट कैरी 2 एरेशन टैंक फ्रॉम प्राइमरी सेटलिंग। आप मुझे बताना कि प्राइमरी सेटलिंग टैंक से आप एरेशन टैंक के अंदर जो ट्रांसफर कर रहे हैं, जो कैरी कर रहे हैं, वो क्या लेकर जा रहे हैं? हमने कहा प्राइमरी इफ्लुएंट को कैरी किया जाता है। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा डी है उसका क्या होगा, डी का 4 होगा। ई कहता है नेम ऑफ द सेडिमेंट इन सेकेंडरी ट्रीटमेंट। मुझे बताइए सेकेंडरी ट्रीटमेंट के टाइम पे जो सेडिमेंट बना है इसे हम कहते हैं सेकेंडरी स्लज और एक्टिवेटेड स्लज के नाम से जानते हैं। तो सेकेंडरी स्लज और एक्टिवेटेड स्लज हमारा कहाँ है? तो आप कह सकते हैं ई का हमारा हो जाएगा 2। और आगे बढ़ते हैं, एफ में क्या कहता है, साइट ऑफ द फ्लॉक ग्रोथ। मुझे बताना इस पूरे सीवेज ट्रीटमेंट में फ्लॉक्स का जो ग्रोथ हुआ है वो कहाँ पे हुआ है? एरेशन टैंक यानी सेकेंडरी ट्रीटमेंट में, है ना। तो यहाँ पे ढूंढना प्राइमरी स्लज एरेशन टैंक के अंदर, ये वही एरेशन टैंक है जहाँ पे फ्लॉक्स का डेवलपमेंट हुआ है। तो आप कह सकते हैं ई का 3 होगा। ऑप्शन अगर हम डी की बात करें तो क्या कहता है, इट कैरी टू एरेशन टैंक फ्रॉम प्राइमरी सेटलिंग, इट कैरी टू एरेशन टैंक फ्रॉम प्राइमरी सेटलिंग। आप मुझे बताइए कि प्राइमरी सेटलिंग टैंक से आप एरेशन टैंक में किसे लेकर जा रहे हैं? तो आप कहेंगे प्राइमरी इफ्लुएंट को लेकर जा रहे हैं, और हमारे पास प्राइमरी इफ्लुएंट कुछ यहाँ पे है, तो डी का हमारा होगा 4। और अगर हम ई की बात करें तो क्या कहता है, नेम ऑफ द सेडिमेंट इन सेकेंडरी ट्रीटमेंट। आप मुझे बताइए कि सेकेंडरी ट्रीटमेंट में जो सेडिमेंट बना उसे हम क्या कहते हैं? सेकेंडरी स्लज के नाम से जानते हैं, और हम उसे एक्टिवेटेड स्लज के नाम से जानते हैं। तो ई का हमारा क्या हो जाएगा? 2 होगा। और अगर हम एफ की बात करें, क्या कहता है, साइट ऑफ फ्लॉक ग्रोथ, है ना। फ्लॉक्स का फॉर्मेशन जो है वो कहाँ पे हो रहा है? तो आप देख पा रहे हैं कि जो हमारा एरेशन टैंक है वहाँ पे फ्लॉक्स का ग्रोथ हो रहा है, राइट। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा एफ है, एफ का क्या होगा? एरेशन टैंक, और एरेशन टैंक हमारा 3 पे है। इसके अलावा अगर हम बात करें जी की, तो फंक्शन ऑफ स्लज डाइजेस्टर, है ना। स्लज डाइजेस्टर का फंक्शन क्या है? आप मुझे सोच करके बताओ। यहाँ पे ये वही एक्टिवेटेड स्लज डाइजेस्टर है ना, जहाँ पे हम फ्लॉक्स का, यानी आप कह सकते हैं जो एरोबिक बैक्टीरिया और फंगस है इसको हम एनएरोबिक ट्रीटमेंट कर रहे हैं, तो क्या प्रोड्यूस हो रहा है? बायोगैस। अब हमारा बचा कौन? पहला स्टेटमेंट कहता है एनएरोबिक डाइजेशन ऑफ एक्टिवेटेड स्लज एंड प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस। ये बात बिल्कुल सही है, तो हम कह सकते हैं जी का हमारा हो जाएगा 1। अब आप ऑप्शन में मैच कीजिए, तो आप कह सकते हैं, हमने कहा ए का 7 यहाँ पे भी है, और बी और सी में गलत है, 1 दे रखा है तो गलत हो गया। अगर हम बी की बात करें तो हमारा आ जाता है 6, और बी का हमारा 6 है, यहाँ पे भी 6 दे रखा है, अभी दोनों में कंपटीशन बना हुआ है। सी की अगर हम बात करें तो 5, लेकिन यहाँ पे सी के अंदर दे रखा है 1, इस वजह से ये हमारा गलत हो जाता है, और हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो ए होगा। डियर स्टूडेंट, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट क्वेश्चन नंबर 153। क्या कहता है, विच मेथड कैन बी यूज फॉर वुमेन दैट कैन नॉट प्रोड्यूस ओवम बट कैन प्रोवाइड सुटेबल इन्वायरमेंट। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि हम किस प्रोसीजर का हम यूज करेंगे जब फीमेल नेचुरली एग को प्रोड्यूस नहीं कर पाती, लेकिन वो फीमेल वो सुटेबल इन्वायरमेंट प्रोवाइड करती है प्रेगनेंसी के लिए, है ना। सबसे पहला यहाँ पे दे रखा है इंट्रा यूटेराइन डिवाइस, ठीक है। इंट्रा यूटेराइन डिवाइस जो है ये एक कंट्रासेप्टिव डिवाइस है, ठीक है। तो इसे इनफर्टिलिटी को दूर करने के लिए हम इसका यूज नहीं करते हैं। नेक्स्ट कहता है गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। देखिए, जो फीमेल नेचुरली एग को प्रोड्यूस नहीं कर पाती, हम उस कंडीशन में क्या करते हैं, किसी डोनर से एग को कलेक्ट करते हैं और उस फीमेल के फैलोपियन ट्यूब के अंदर इंसर्ट करेंगे जो फीमेल नेचुरली एग को प्रोड्यूस नहीं कर पाती। समझ में आई बात? तो उस कंडीशन को हम कहते हैं गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। सो क्वेश्चन नंबर 153 का जो करेक्ट आंसर होगा वो डी होगा। लेकिन फिर भी हम ऑप्शन सी को भी देखते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन है, आप देखिए इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन है, और इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन
ये प्रोसेस हम तब करते हैं जब उसका मेल पार्टनर इंपॉर्टेंट होता है, यानी उसके पार्टनर को इरेक्टाइल डिसफंक्शन का केस हो, तो उस कंडीशन में हम करेंगे, जिसकी वजह से ये गलत हो गया। और ऑप्शन डी की बात करें, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, ये टेक्निक हम तब यूज करते हैं जब ओलिगोस्पर्मिया का केस होता है, राइट, तो ये भी हमारा गलत हो गया। तो 153 का जो करेक्ट हमारा आंसर है वो बी होगा। डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 154। क्या कहता है? A stem cell that are capable of giving rise to all the tissue and organ are present in। आपसे पूछा गया है इनमें कौन सा ऐसा सेल है जो कंप्लीट ऑर्गेनिज्म या आप कह सकते हैं कंप्लीट ऑर्गन और टिश्यू के फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। पहला ऑप्शन में दे रखा है क्यूमुलस oophorus ऑफ द ग्राफियन फॉलिकल। हम सभी जानते हैं कि ग्राफियन फॉलिकल के अंदर जो सेल्स होता है क्यूमुलस oophorus, उसके अंदर कैपेबिलिटी नहीं है कि वो कंप्लीट ऑर्गन और टिश्यू का फॉर्मेशन कर सके। क्लियर है? नेक्स्ट बात आती है बी। क्या कहता है? ल्यूटीन सेल ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम। देखिए, कॉर्पस ल्यूटियम के अंदर जो ल्यूटीन सेल है, इसका काम है प्रोजेस्टेरॉन का सिक्रेशन करना, ना कि ऑर्गन का फॉर्मेशन करना या किसी भी टिश्यू का फॉर्मेशन करना। इसके अंदर कैपेबिलिटी नहीं है। आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन कहता है सी, ट्रोफोब्लास्ट ऑफ द डेवलपिंग एम्ब्रियो, और ऑप्शन डी कहता है इनर सेल मास ऑफ डेवलपिंग एम्ब्रियो। थोड़ा सा डेवलपिंग एम्ब्रियो के बारे में हम जानते हैं, समझने की कोशिश करेंगे। हम सभी जानते हैं कि जैसे ही जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, क्लीवेज डिवीजन स्टार्ट हो जाता है, और क्लीवेज के दौरान 1 से 2 सेल, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32 सेल स्टेज बनता है। जो 32 सेल स्टेज बनता है, उस स्टेज को हम कहते हैं ब्लास्टोसिस्ट। जब आप एक मैमेलियन ब्लास्टुला को देखेंगे, उस मैमेलियन ब्लास्टुला को ही ब्लास्टोसिस्ट कहा जाता है। उसमें कुछ चीज़ें आपको देखने को मिलेगा, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये है हमारा ट्रोफोब्लास्ट, ट्रोफोब्लास्ट है। क्लियर है? और यहाँ पे ये जो सेल आपको जो दिख रहा है, ये है इनर सेल मास। क्लियर है? यहाँ पे जो ट्रोफोब्लास्ट है, इसका काम है एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन करना, जैसे आप कह सकते हैं एमनियन, इसके अलावा आप कह सकते हैं कोरियन, इसके अलावा आप कह सकते हैं एलेंटॉइस, इसके अलावा आप कह सकते हैं यॉर्क सैक। तो जो ट्रोफोब्लास्ट है, इसका काम है एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन करना, एमनियन, कोरियन, यॉर्क सैक एंड एलेंटॉइस। जबकि आप इनर सेल अगर मास की बात करें तो सबसे पहले इसके अंदर होता है डिफरेंशिएशन, और डिफरेंशिएशन के बाद 3 जर्म लेयर का फॉर्मेशन होता है। आप कह सकते हैं इक्टोडर्म, मीजोडर्म और इंडोडर्म। और ये जब 3 जर्म लेयर बनता है, तो ये 3 जर्म लेयर ही रिस्पॉन्सिबल होता है हमारे बॉडी के अंदर जितने भी टिश्यू हैं या ऑर्गन की अगर हम बात करें, इन सब के फॉर्मेशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? इनर सेल मास। इसे हम एम्ब्रियोनिक नोब के नाम से भी जानते हैं। तो आपसे पूछा गया था कि स्टेम सेल दैट आर कैपेबल ऑफ गिविंग राइज टू ऑल द टिश्यू एंड ऑर्गन आर प्रेजेंट इन। मुझे बताइए, ट्रोफोब्लास्ट ऑफ द डेवलपिंग एम्ब्रियो, ये भी गलत हो गया। और आखिरी में देता है इनर सेल मास ऑफ डेवलपिंग एम्ब्रियो, तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो डी होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 155। क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट को सेलेक्ट करना है एमटीपी के रिगार्डिंग। पहला स्टेटमेंट कहता है दिस हेल्प इन गेटिंग रिड ऑफ अनवांटेड प्रेगनेंसी, राइट। तो ये स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। अगर हम सेकेंड ऑप्शन की बात करें, दिस हेल्प इन अबॉर्टिंग द प्रेगनेंसी विच मे बी हार्मफुल टू आइदर मदर और फीटस और बोथ। सपोज एक फीमेल प्रेगनेंसी को कंसीव की है और जो फीटस जो ग्रो कर रहा है यूट्रस में, उस बच्चे के अंदर कोई मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है या कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है, पता चल जाता है एमनियोसिंथेसिस से। तो बताइए, क्या उस बच्चे को जन्म देना क्या सही रहेगा? नहीं। उस कंडीशन में हम क्या करते हैं? हम एमटीपी करवाते हैं। क्लियर है? या उस ग्रोइंग बेबी से मदर के लाइफ को कोई थ्रेट है, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे? एमटीपी करवाएंगे। या बेबी और मदर दोनों को अगर कोई नुकसान है उससे, तो उस कंडीशन में भी हम एमटीपी करवाते हैं। तो ये स्टेटमेंट भी हमारा सही है। अगर हम ऑप्शन सी की बात करें, कहता है दिस कंट्रीब्यूट इन डिक्रीजिंग ह्यूमन पॉपुलेशन। नो सर, ये स्टेटमेंट हमारा गलत है। ठीक है, तो आपसे पूछा गया था इनकरेक्ट स्टेटमेंट, सो द करेक्ट आंसर इज सी। डियर स्टूडेंट,
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 156। क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग वैसेक्टोमी। आपसे वैसेक्टोमी के रिगार्डिंग करेक्ट स्टेटमेंट जो है आपसे पूछा गया है ना। तो और पहला ऑप्शन कहता है इट प्रिवेंट द प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म इन टेस्टिस। वैसेक्टोमी से स्पर्म के प्रोडक्शन के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। सो ऑप्शन ए इज इनकरेक्ट। ऑप्शन बी की बात करें, कहता है इट प्रिवेंट द प्रोडक्शन ऑफ सीमेन। नो सर, ये भी स्टेटमेंट हमारा गलत है। सीमेन के प्रोडक्शन के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। अब नेक्स्ट ऑप्शन कहता है इट प्रिवेंट द मूवमेंट ऑफ स्पर्म इनटू द यूरेथ्रा। अब आइए इस चीज को हम समझने के लिए करते क्या है, पहले इस बात को समझते हैं कि स्पर्म का पाथवे क्या है। स्पर्म का प्रोडक्शन होता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से स्पर्म जाता है ट्यूबुलाई रेक्टी में, ट्यूबुलाई रेक्टी से रेटी टेस्टिस, वॉसा इफ्रेंसिया, एपिडिडामिस, वॉस डिफरेंस, एम्पुला, इजैकुलेटरी डक्ट और फिर यूरेथ्रा में चला आता है स्पर्म। यह है हमारा स्पर्म का पाथवे। आपने क्या किया, इस वॉस डिफरेंस को कट कर दिया। इस वॉस डिफरेंस को अगर आप कट कर देंगे, अगर आप वॉस डिफरेंस को कट कर देंगे तो मुझे बताओ इस पाथवे से होकर के जो स्पर्म आ रहा था क्या वो एम्पुला, इजैकुलेटरी डक्ट, यूरेथ्रा तक आ पाएगा? नहीं आ पाएगा। और यही कहता है इट प्रिवेंट द मूवमेंट ऑफ स्पर्म इनटू द यूरेथ्रा। सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी। और आपसे करेक्ट पूछा गया था, इस वजह से हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो सी होगा। ऑप्शन डी को भी देखते हैं, कहता है दिस प्रोसेस वॉसा इफ्रेंसिया इज रिमूव्ड। नो सर, ये गलत है। 156 का करेक्ट आंसर क्या होगा? डी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 157। क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल विल अंडरगो मियोसिस। और पहला ऑप्शन दे रखा है सर्टोली सेल। सर्टोली सेल के अंदर मियोटिक डिवीजन नहीं होता है। नेक्स्ट हमारा ऑप्शन है स्पर्मेटोगोनिया। हम सभी जानते हैं कि स्पर्मेटोगोनिया के अंदर मियोटिक डिवीजन हमें देखने को मिलता है ड्यूरिंग स्पर्मेटोजेनेसिस। सो द करेक्ट आंसर इज बी। ये स्टेटमेंट हमारा ट्रू है, स्पर्मेटोगोनिया। सो द करेक्ट आंसर इज बी। लेकिन आगे भी देखते हैं, कहता है लीडिंग सेल। लीडिंग सेल्स के अंदर मियोटिक डिवीजन नहीं होता। इम्यूनोलॉजिकली कॉम्पिटेंट सेल, इसके अंदर भी मियोटिक डिवीजन नहीं होता। 157 का जो करेक्ट आंसर होगा बी होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 158। क्या कहता है, असर्शन रीजन का सवाल आपसे पूछा गया है। असर्शन में दिया गया है एन ऑर्गन ट्रांसप्लांट पेशेंट इफ नॉट प्रोवाइड with cyclosporin A may reject the transplanted organ। हम सभी जानते हैं कि जब भी किसी पर्सन के अंदर ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन या टिश्यू ग्राफ्टिंग किया जाता है तो हम उसे प्री इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग देते हैं और पोस्ट इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग भी देते हैं। प्री इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग इसलिए दिया जाता है उस पेशेंट को ताकि जब भी कोई ऑर्गन या टिश्यू उसके बॉडी में जाए तो उसका इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होकर उस ऑर्गन को रिजेक्ट ना करे, उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडी का प्रोडक्शन ना करे। तो उसे रिजेक्शन से बचाने के लिए उस पर्सन के इम्यून सिस्टम को हम सप्रेस कर देते हैं। तो ये स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल सही है। एन ऑर्गन ट्रांसप्लांट पेशेंट इफ नॉट प्रोवाइडेड विथ साइक्लोस्पोरिन ए मे रिजेक्ट द ट्रांसप्लांटेड ऑर्गन। अगर आप किसी पर्सन के अंदर साइक्लोस्पोरिन ए नहीं देंगे इम्यूनोसप्रेसेंट तो चांस है रिजेक्शन का। तो ये स्टेटमेंट तो हमारा सही है। रीजन की बात करते हैं, क्या कहता है, साइक्लोस्पोरिन ए प्रोड्यूस्ड बाय फंगस ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम एक्ट एज एन इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट। हम सभी जानते हैं कि ऑर्गन ट्रांसप्लांट पेशेंट के अंदर जो इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग हम देते हैं वो साइक्लोस्पोरिन देते हैं। और ये साइक्लोस्पोरिन ए हम इसे ऑब्टेन करते हैं एक फंगस से जिसका नाम है ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम, जो उस पर्सन के इम्यून सिस्टम को क्या करता है, सप्रेस करता है ताकि ग्राफ्ट का रिजेक्शन ना हो। तो ये स्टेटमेंट भी हमारा सही है और असर्शन को भी एक्सप्लेन कर रहा है कि हम साइक्लोस्पोरिन उस पर्सन को क्यों दे रहे हैं और कहां से ऑब्टेन करते हैं साइक्लोस्पोरिन ए को। तो इस वजह से आप कह सकते हैं बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तो हमारा जो आंसर होगा वो ए होगा। क्लियर है डियर स्टूडेंट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 159। क्या कहता है, मैच द कॉलम विद कॉलम 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन कोड। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि कॉलम 1 में हमारे पास कुछ कंट्रासेप्टिव मेथड है और फिर उसके साइड कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं।
सबसे पहला कॉलम में ए में दे रखा है नेचुरल मेथड। हम सभी जानते हैं कि हमारे पास नेचुरल मेथड में 3 चीजें आती हैं। सबसे पहला पीरियोडिक अबस्टिनेंस, दूसरा है विथड्रॉवल मेथड जिसे आप क्वाइटस इंटरप्टस के नाम से जानते हैं, और तीसरा आता है लैक्टेशनल एमिनोरिया। अब यहाँ पे देखें कौन कौन है। क्वाइटस इंटरप्टस की बात करें तो ये नेचुरल मेथड है। LNG-20 नहीं है, डायाफ्राम नहीं है, मल्टी लोड 375 नहीं है, सहेली ये भी नहीं है, निरोध नहीं है, स्टेरिलाइजेशन वैसेक्टोमी कॉपर्टी नहीं है। इसका मतलब ए का हमारा होगा 1। अब बात आता है नेक्स्ट हमारा जो कंट्रासेप्टिव मेथड है वो IUD, इंट्रा यूटेराइन डिवाइस, और पहला यहाँ पे दे रखा है LNG-20। हम सभी जानते हैं कि हमारे पास जो इंट्रा यूटेराइन जो डिवाइस है वो 3 तरह के होते हैं। एक है नॉन मेडिकेटेड IUD, दूसरा आता है कॉपर रिलीजिंग IUD, और तीसरा आता है हार्मोन रिलीजिंग IUD। नॉन मेडिकेटेड IUD की अगर हम बात करें तो लिपिस लूप आता है। अगर हम कॉपर रिलीजिंग IUD की बात करें तो यहाँ पे 3 एग्जाम्पल आते हैं, कॉपर T, कॉपर 7, मल्टी लोड 375, और हार्मोन रिलीजिंग IUD की बात करें तो LNG-20 एंड प्रोजेस्टा सर्ट, है ना। तो मुझे बताइए कि जो LNG-20 है ये IUD है, बिल्कुल हार्मोन रिलीजिंग IUD है, तो 2। इसके अलावा डायाफ्राम बैरियर मेथड के अंदर आता है। मल्टी लोड 375 आप ये भी कहेंगे कि ये हमारा IUD है, ये हो गया, ये हो गया। सहेली ये पिल्स है। निरोध आप कह सकते हैं बैरियर मेथड के अंदर आता है। स्टेरिलाइजेशन वैसेक्टोमी टर्मिनल मेथड के अंदर आते हैं। कॉपर T ये भी आप कह सकते हैं IUD है, तो आप कह सकते हैं हमारे पास हो गया 9, है ना। बैरियर मेथड की बात करें तो आप कह सकते हैं कि हमारा जो डायाफ्राम है ये बैरियर मेथड के अंदर आता है, तो आप कह सकते हैं 3। इसके अलावा आप निरोध ये बैरियर मेथड के अंदर नहीं आता, माफ कीजिएगा, सहेली ये बैरियर मेथड के अंदर नहीं आता। जो निरोध है ये बैरियर मेथड के अंदर आता है, आप कह सकते हैं हमारा 6। स्टेरिलाइजेशन एंड वैसेक्टोमी ये आप कह सकते हैं बैरियर मेथड में नहीं आते हैं, तो ये 2 हमारा था, सी का 3 एंड 6। सर्जिकल मेथड की अगर हम बात करें तो स्टेरिलाइजेशन एंड वैसेक्टोमी ये दोनों सर्जिकल मेथड के अंदर आते हैं, तो आप कह सकते हैं 7 एंड 8, क्लियर है। और आखिरी में अगर हम बात करें ओरल कंट्रासेप्टिव, हम सभी जानते हैं कि जो सहेली है ये एक ओरल कंट्रासेप्टिव है, तो ई का हमारा होगा 5। अब आप ऑप्शन को मैच कीजिए। ए का अगर हम देखें 1, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, कोई ऑप्शन एलिमिनेट हुआ नहीं। अगर हम बी की बात करें तो बी में आ जाता है हमारा 2, 4, 9, 2, 4, 9 यहाँ पे है, तो ये सही हो सकता है। 2, 4 यहाँ पे दे रखा है, 9 नहीं है, इस वजह से ऑप्शन गलत हो गया। 2, 4, 9 नहीं है, जिस वजह से ये गलत हो गया। 4 और 9 यहाँ पे 2 नहीं, इस वजह से गलत हो गया। तो जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो ए होगा। लेकिन आगे भी एक बार मैच कर लेते हैं। अगर हम सी की बात करें तो 3 एंड 4, 3 एंड 6। अगर हम डी की बात करें तो आप कह सकते हैं 7 एंड 8, 7 एंड 8, और ई की बात करें तो हम 5। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 160 क्या कहता है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी द लेवल ऑफ हार्मोन लाइक एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन आर इंक्रीज्ड। ये स्टेटमेंट हमारा सही है कि प्रेगनेंसी के टाइम पे एस्ट्रोजन का लेवल हाई होता है, प्रोजेस्टेरॉन का लेवल भी हाई होता है, तो असर्शन तो हमारा करेक्ट है। रीजन क्या कहता है, इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ दिस हार्मोन इसेंशियल फॉर फीटल ग्रोथ। क्या एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन का लेवल इसलिए इंक्रीज हुआ है ताकि फीटस का ग्रोथ हो? नहीं, ये हार्मोन इसलिए इंक्रीज हुए हैं ताकि प्रेगनेंसी को कंटिन्यू रखा जाए, प्रेगनेंसी को मेंटेन रखा जाए, है ना। तो ये स्टेटमेंट हमारा गलत है। इन दोनों हार्मोन का फीटल ग्रोथ में कोई रोल नहीं होता। तो असर्शन हमारा ट्रू है, रीजन जो है रॉन्ग है। इफ असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स, सो द करेक्ट आंसर इज सी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 161 क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट रिगार्डिंग बायो कंट्रोल एजेंट। पहला स्टेटमेंट दे रखा है, लेडी बर्ड एंड ड्रैगन फ्लाई आर यूज टू गेट रीड ऑफ एफिड एंड मॉस्किटो रिस्पेक्टिवली। जैसा कि हम सभी जानते हैं, अगर किसी प्लांट के ऊपर एफिड का अटैक हुआ है और आपके प्लांट को नुकसान कर रहा है, तो उसे कंट्रोल करने के लिए हम लेडी बर्ड बीटल का हम यूज़ करते हैं। दूसरी अगर हम देखें कि अगर आपके प्लांट को मॉस्किटो के द्वारा हार्म किया जा रहा है, तो मॉस्किटो को कंट्रोल करने के लिए हम ड्रैगन फ्लाई का यूज़ करते हैं। तो ये स्टेटमेंट तो हमारा सही है।
ऑप्शन बी की अगर हम बात करें तो कहता है बैसिलस थ्यूरेंजिएंसिस बैक्टीरिया आर यूज्ड टू कंट्रोल बटरफ्लाई कैटरपिलर्स। ये भी स्टेटमेंट सही है कि अगर किसी इंसेक्ट को बटरफ्लाई कैटरपिलर अगर हार्म कर रहा है तो उसे कंट्रोल करने के लिए हम बैसिलस थ्यूरेंजिएंसिस बैक्टीरिया का हम यूज़ करते हैं। हम बीटी बैक्टीरिया का इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि उस बैक्टीरिया के अंदर एक क्रिस्टलाइन प्रोटीन होता है, इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होता है, और जब कोई बटरफ्लाई कैटरपिलर उसे फीड करता है तो उसके मिडगट में जाता है और मिडगट में उसे मिलता है अल्कलाइन पीएच। उस अल्कलाइन पीएच पे वो इनएक्टिव इंसेक्टिसाइडल क्रिस्टलाइन जो प्रोटीन है, जो टॉक्सिक प्रोटीन है, वो एक्टिव हो जाता है और मिडगट के एपिथेलियम में पोर क्रिएट कर देता है, जिससे बटरफ्लाई जो कैटरपिलर है वो भूख की वजह से मर जाता है। क्लियर है? तो बटरफ्लाई कैटरपिलर को अगर कंट्रोल करना है तो आप बैसिलस थ्यूरेंजिएंसिस बैक्टीरिया को आप यूज कर सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट भी हमारा सही है। स्टेटमेंट अगर हम सी की बात करें तो क्या कहता है, ट्राइकोडर्मा स्पीसीज आर यूज्ड टू कंट्रोल सेवरल प्लांट पैथोजेन। हम सभी जानते हैं कि ट्राइकोडर्मा एक फंगस है और इसका हम यूज सेवरल प्लांट पैथोजेन को कंट्रोल करने के लिए करते हैं। तो ये भी हमारा सही है। और फोर्थ ऑप्शन में दे रखा है ऑल ऑफ दीज, सो द करेक्ट आंसर इज डी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 162। क्या कहता है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द इनकरेक्ट वन। आपसे इनकरेक्ट स्टेटमेंट को पूछा गया है। पहला स्टेटमेंट कहता है डो यूज फॉर मेकिंग डोसा एंड इडली इज फर्मेंटेड बाई बैक्टीरिया। हम सभी जानते हैं कि डोसा और इडली को बनाने के लिए डो का यूज किया जाता है। उस डो को फर्मेंट करने के लिए बैक्टीरिया का यूज किया जाता है, ना कि फंगस का यूज किया जाता है। और यहाँ पे कह भी रहा है फर्मेंटेड बाई बैक्टीरिया, तो ये स्टेटमेंट हमारा सही है। ऑप्शन अगर हम बी की बात करें क्या कहता है, माइक्रोब्स आर यूज टू फर्मेंट फिश, सोयाबीन एंड बैम्बो शूट टू मेक फूड। ये भी स्टेटमेंट हमारा सही है। ऑप्शन अगर हम सी की बात करें कहता है लार्ज होल इन स्विस चीज आर ड्यू टू प्रोडक्शन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ CO2 बाई अ फंगस कॉल्ड प्रोपियोनी बैक्टीरियम सार्मेनी। देखिए जो स्विस चीज है ना, इसे बनाने के लिए हम एक बैक्टीरिया का यूज करते हैं जिसका नाम है प्रोपियोनी बैक्टीरियम सार्मेनी। और जब ये बैक्टीरिया रेस्पायरेशन करता है, जब फर्मेंटेशन करता है, तो वहाँ पे लार्ज अमाउंट में CO2 प्रोड्यूस होता है, जिसकी वजह से वो चीज़ जो है आप कह सकते हैं पोरस नेचर का होता है, उसके अंदर लार्ज होल प्रेजेंट होते हैं। तो मुझे बताइए कि जिस माइक्रोब्स का आप यूज़ कर रहे हैं प्रोपियोनी बैक्टीरियम सार्मेनी, वो बैक्टीरिया है ना कि फंगस है। लेकिन यहाँ पे क्या दे रखा है, फंगस, फंजाई, है ना, जिसकी वजह से ये गलत हो गया, है ना। और आपसे इनकरेक्ट पूछा गया था, सो द करेक्ट आंसर इज सी। लेकिन ऑप्शन डी को भी एक बार देखते हैं। क्या कहते हैं, टोडी इज अ ट्रेडिशनल ड्रिंक ऑफ साउदर्न इंडिया मेड बाय फर्मेंटिंग सैप फ्रॉम पाम। हम सभी जानते हैं कि जो हमारे पास जो टोडी है ये फर्मेंटेड सैप है पाम प्लांट का। इतनी बात समझ में आया। और इसे साउथ इंडिया के अंदर काफ़ी ज़्यादा यूज किया जाता है, वहाँ का ट्रेडिशनल ड्रिंक है। तो ये स्टेटमेंट भी हमारा सही है। 162 का जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो सी होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 163। क्या कहता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नोट द फंक्शन ऑफ प्लासेंटा। आपके सामने 4 ऑप्शन दे रखे हैं और आपसे पूछा गया है कि इनमें से प्लासेंटा का फंक्शन कौन नहीं है। पहला दे रखा है ऑप्शन फैसिलिटेट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट टू एम्ब्रियो। ये हमारा सही है कि प्लासेंटा का काम होता है डेवलपिंग एम्ब्रियो को ऑक्सीजन सप्लाई करना, उसे न्यूट्रिएंट सप्लाई करना। तो ये तो सही है। सीक्रेट एस्ट्रोजन, हम सभी जानते हैं कि प्लासेंटा जो होता है कई सारे हार्मोन का सिक्रेशन करता है, जैसे एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, HCG, HPL, रिलैक्सिन, ये सारे हार्मोन का सिक्रेशन करता है, जिसमें से एस्ट्रोजन का भी सिक्रेशन प्लासेंटा के द्वारा यहाँ पे होगा। ऑप्शन सी की बात करें तो कहता है फैसिलिटेट रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द एम्ब्रियो। ये भी सही है। हम जानते हैं कि फीटस के बॉडी के अंदर जो मेटाबॉलिक वेस्ट मटेरियल जो जनरेट हो रहा है वो प्लासेंटा के द्वारा, ठीक है ना, रिमूव कर दिया जाता है, मदर के बॉडी में ट्रांसफर कर दिया जाता है। फीटस की बॉडी के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड जो जनरेट हो रहा है ऑक्सीजन यूज करने के बाद, वो भी प्लासेंटा को क्रॉस करके मदर के बॉडी में डाल दिया जाता है। तो ये भी सही है। ऑप्शन डी की बात करें कहता है सीक्रेट ऑक्सीटोसिन ड्यूरिंग पार्चुरेशन। देखिए पार्चुरेशन के टाइम पे ऑक्सीटोसिन का सिक्रेशन तो होता है, लेकिन
प्लासेंटा के द्वारा नहीं होता है, ये मदर के पोस्टीरियर पिट्यूटरी के द्वारा होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि प्लासेंटा के द्वारा सिक्रेशन होता है, नो। तो ये स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग है और आपसे पूछा गया था नोट द फंक्शन ऑफ प्लासेंटा, ठीक है। तो प्लासेंटा का ये फंक्शन नहीं है, सो द करेक्ट आंसर इज डी। डियर स्टूडेंट, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 164। क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट रिगार्डिंग द डायग्राम गिवन बिलो। आपके सामने एक डायग्राम दे रखा है और आप इस डायग्राम को देखकर समझ गए होंगे कि ये कोई और नहीं बल्कि क्या है, नॉर प्लांट है, नॉर प्लांट है, यस और नो। अगर हम नॉर प्लांट की बात करते हैं तो हम इसे प्लेस करते हैं सब क्यूटेनियसली जो है हम इसे प्लेस करते हैं। हम थाई में स्किन के जस्ट नीचे कट लगाते हैं और उसे प्लेस्ड कर देते हैं। वास्तव में इस नॉर प्लांट की बात करें तो इसके अंदर प्रोजेस्टेरॉन जो होता है ये काफ़ी ज़्यादा हाई अमाउंट में होता है, जिसकी वजह से एलएच का प्रोडक्शन क्या हो जाता है, एलएच का लेवल कम हो जाता है। और जब एलएच का लेवल कम जाएगा तो ओवुलेशन जो है वो नहीं हो पाएगा। तो इस तरह से मैंने आपको वर्किंग एक्शन भी बता दिया, इस नॉर प्लांट को कहाँ पे प्लेस करते हैं ये भी मैंने बता दिया। अब आइए ऑप्शन की बात करते हैं। कहता है इट इज अ डिवाइस ऑफ रबर एंड इंसर्टेड इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट टू कवर द सर्विक्स ड्यूरिंग क्वाइटस। देखिए ये जिसकी बात कर रहा है कि इंसर्टेड इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट टू कवर द सर्विक्स ड्यूरिंग क्वाइटस, इसका मतलब ये बात कर रहा है किसके बारे में, डायाफ्राम, सर्वाइकल कैप एंड वॉल्ट्स की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, वॉल्ट्स। और ये जो डायग्राम दे रखा है ये नॉर प्लांट का है ना कि इसका है, तो इस वजह से हमारा ऑप्शन ए गलत हो गया। ऑप्शन अगर हम बी की बात करें तो क्या कहता है, इट इज अ डिवाइस मेड अप ऑफ थिन रबर लैटेक्सिथ एंड एरिया यूज टू कवर पेनिस इन द मेल। ये कॉन्डोम की बात चल रही है यहाँ पे, है ना। और यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर दे रखा है ये नॉर प्लांट है ना कि कॉन्डोम है, इस वजह से ये भी गलत हो गया। सी की बात करते हैं, दिस डिवाइस इज इंसर्टेड बाय डॉक्टर in the uterus through vagina and increase the phagocytosis of sperm within the uterus। ये स्टेटमेंट की अगर हम बात करें तो ये किसके बारे में चल रहा है, आप कह सकते हैं नॉन मेडिकेटेड जो आईओडी है, आप कह सकते हैं नॉन मेडिकेटेड जो आईओडी है, जिसका एक एग्जांपल आप जानते हैं लिपिस लूप। हम इसे वेजाइना के द्वारा लेकर के जाते हैं यूट्रस में और यूट्रस के अंदर उसे हम इम्प्लांट करते हैं और वो क्या करता है, कुछ केमिकल रिलीज करता है जिसकी वजह से यूट्रस का फैगोसाइटिक सेल स्टिमुलेट हो जाता है और जब स्पर्म आएगा तो उस सारे स्पर्म को फैगोसाइटिक सेल के द्वारा उसे खत्म कर दिया जाएगा, यानी फैगोसाइटोसिस कर दिया जाएगा। तो ये नॉन मेडिकेटेड आईओडी के रिगार्डिंग ये स्टेटमेंट है, लेकिन ये क्या है, नॉर प्लांट है। तो इस वजह से हमारा सी भी गलत हो गया। ऑप्शन अगर डी की बात करें तो कहता है इट इज अ कंट्रासेप्टिव इम्प्लांट विच इज प्लेस्ड अंडरनीथ द स्किन। ध्यान रखना, हमने अभी बताया भी कि नॉर प्लांट को हम कहाँ पे प्लेस करते हैं, सब क्यूटेनियसली, और यहाँ पे भी कह रहा है स्किन के जस्ट नीचे, सो द करेक्ट आंसर इज डी। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है 165। क्या कहता है, विथड्रॉवल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज द इमीडिएट कॉज ऑफ मेंस्ट्रुएशन, है ना। मेंस्ट्रुएशन का जो इमीडिएट कॉज है वो क्या हो सकता है, हम किस हार्मोन को विथड्रॉ कर लें, किस हार्मोन को रिमूव कर लें तो इमीडिएट मेंस्ट्रुएशन हमें देखने को मिलेगा। सबसे पहले तो आप ये समझिए कि मेंस्ट्रुएशन क्यों नहीं हो रहा है किसी फीमेल के अंदर। ब्लीडिंग इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि इंडोमेट्रियम का थिकनेस क्या है, मेंटेन है, और उसको थिकनेस को मेंटेन करने वाला कौन सा हार्मोन है, प्रोजेस्टेरॉन। जब तक बॉडी के अंदर प्रोजेस्टेरॉन का लेवल हाई रहेगा तब तक इंडोमेट्रियम का थिकनेस मेंटेन रहेगा। जैसे ही आप अपने बॉडी के अंदर, फीमेल बॉडी के अंदर प्रोजेस्टेरॉन का लेवल लो करेंगे, वो सारा का सारा इंडोमेट्रियम डिजनरेट होगा और ब्लीडिंग के द्वारा बाहर आ जाएगा। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो प्रोजेस्टेरॉन होगा। क्लियर है। तो इस तरह से हमारी ये कहानी है। आगे बढ़ते हैं। डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 166। क्या कहता है, फिल इन द ब्लैंक, प्रोड्यूस बाय बैक्टीरियम स्ट्रेप्टोकोकस एंड मॉडिफाइड बाय जेनेटिक इंजीनियरिंग is used as a clot buster for removing clot
from the blood vessels of patient who have undergone myocardial infarction leading to heart attack। देखिए, मान लेते हैं एक पर्सन है, उसके ब्लड वेसल्स के अंदर क्लॉट का फॉर्मेशन हो गया है और वो जो क्लॉट बना है कहीं और नहीं बल्कि हार्ट मसल्स को ऑक्सीजन देने वाला जो आर्टरी है जिसे आप कोरोनरी आर्टरी कहते हैं, अगर उसमें क्लॉट्स का फॉर्मेशन हो गया तो सोचिए क्या होगा। अगर क्लॉट बन गया कोरोनरी आर्टरी के अंदर तो हमारे हार्ट मसल्स को ऑक्सीजन का सप्लाई जो है वो कम जाएगा और ऑक्सीजन का सप्लाई कमेगा तो हमारा जो हार्ट मसल्स है वो डैमेज होना स्टार्ट होगा। इस कंडीशन को हम कहते हैं मायोकार्डियल इन्फॉक्शन और हार्ट अटैक के नाम से भी हम इसे जानते हैं। वैसे पर्सन को हम ट्रीट करने के लिए क्या करते हैं, स्ट्रेप्टोकाइनेज देते हैं क्लॉट बस्टर के फॉर्म में, वो क्लॉट को डिसॉल्व कर देता है और वो जो स्ट्रेप्टोकाइनेज है इसे हम टीसो प्लाज्मिनोजेन एक्टिवेटर के नाम से भी जानते हैं। इसे एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ऑब्टेन किया जाता है जिसका नाम है स्ट्रेप्टोकोकस, राइट। तो यहाँ पे देखिए पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, लाइपेज नहीं, स्ट्रेप्टोकाइनेज यस, बिल्कुल हमारा आंसर जो होगा वो बी होगा। साइक्लोस्पोरिन ए को तो हम इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट की तरह यूज करते हैं और फिर आगे कहता है एंटीबायोटिक स्ट्रेप्टोमाइसिन नहीं। 166 का जो करेक्ट आंसर होगा वो बी होगा। स्ट्रेप्टोकाइनेज प्रोड्यूस्ड बाय बैक्टीरियम स्ट्रेप्टोकोकस एंड मॉडिफाइड बाय जेनेटिक इंजीनियरिंग इज यूज्ड एज अ क्लॉट बस्टर, राइट। सो द करेक्ट आंसर इज बी। डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है 167। क्या कहता है, इन द गिवन कॉलम 1 कंटेन फीचर्स ऑफ डेवलपिंग चाइल्ड एंड कॉलम 2 कंटेन टाइम ऑफ देयर अक्रेंस, सेलेक्ट द करेक्ट मैच। आपके सामने कॉलम 1 में डेवलपिंग चाइल्ड का फीचर दे रखा है और कॉलम 2 की अगर हम बात करें तो उसका टाइम ऑफ अक्रेंस दिया है और आपको यहाँ पे मैच करना है। क्लियर है यहाँ तक? और आप मुझे बताना कि अगर पूरे एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की अगर आप बात करें तो एट द एंड ऑफ फर्स्ट मंथ ऑफ प्रेगनेंसी एम्ब्रियो का हार्ट जो है वो फॉर्म हो जाता है। बाय द एंड ऑफ सेकेंड मंथ ऑफ प्रेगनेंसी लिम्ब एंड डिजिट का फॉर्मेशन होता है। बाय द एंड ऑफ थर्ड मंथ, या आप इसे कह सकते हैं बाय द एंड ऑफ 12 वीक ऑफ प्रेगनेंसी मोस्ट ऑफ द ऑर्गन सिस्टम आर फॉर्म्ड, मेजर ऑर्गन सिस्टम का फॉर्मेशन हो जाता है। बाय द एंड ऑफ फिफ्थ मंथ ऑफ प्रेगनेंसी फर्स्ट मूवमेंट ऑफ फीटस एंड अपीयरेंस ऑफ हेयर ऑन हेड। बाय द एंड ऑफ 24 वीक ऑफ प्रेगनेंसी, 24 वीक ऑफ प्रेगनेंसी, या आप कह सकते हैं 6 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी, क्या कह सकते हैं आप, फीटस उसके पूरे बॉडी के ऊपर हेयर आ जाता है, अपीयरेंस ऑफ हेयर ऑन बॉडी, आईलिड्स जो हैं आप कह सकते हैं सेपरेट हो जाते हैं, आईलैशेस का फॉर्मेशन हो जाता है। अब आइए हम यहाँ पे मैच करते हैं। सबसे पहला कहता है बाय द एंड ऑफ सेकेंड मंथ ऑफ प्रेगनेंसी, हमने अभी कहा कि लिम्ब एंड डिजिट का जो फॉर्मेशन है वो हो जाता है, यानी बी का आप कह सकते हैं 1। ड्यूरिंग फिफ्थ मंथ हम ये भी जानते हैं कि ड्यूरिंग फिफ्थ मंथ फर्स्ट मूवमेंट ऑफ फीटस एंड अपीयरेंस ऑफ हेयर ऑन हेड, ढूंढो कहाँ है फर्स्ट मूवमेंट ऑफ फीटस एंड अपीयरेंस ऑफ हेयर ऑन हेड, तो डी का हमारा हो जाएगा आप कह सकते हैं 2। आगे हम बात करें फर्स्ट साइन ऑफ ग्रोइंग फीटस, जाहिर सी बात है हमने आपसे कहा कि एट द एंड ऑफ फर्स्ट मंथ ऑफ प्रेगनेंसी एम्ब्रियो हार्ट इज फॉर्म्ड, राइट। तो जब हार्ट का फॉर्मेशन हुआ तो जाहिर सी बात है हार्ट साउंड भी जनरेट होगा, लब एंड डब, और उस लब एंड डब साउंड को हम स्टेथोस्कोप की हेल्प से सुन पाएंगे और हम ये कह पाएंगे कि ये साइन है ग्रोइंग फीटस का। तो हम कह सकते हैं 3, यानी हमारा होगा ए का 3। आगे बात करते हैं बाय द एंड ऑफ 12 वीक, या आप कह सकते हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर, है ना। मोस्ट ऑफ द मेजर ऑर्गन सिस्टम आर फॉर्म्ड, तो आप कह सकते हैं सी का 4। और अगर हम यहाँ देखें बाय द एंड ऑफ 24 वीक बॉडी कवर विथ फाइन हेयर, आईलिड सेपरेट एंड फॉर्मेशन ऑफ आई लैसेस, है ना। तो ई का हमारा हो जाएगा 5। अब आप यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए, ए का हमारा 3, ये ऑप्शन 1 दे रखा है, गलत हो गया। ए का 3, बी का 1, बी का 1, सी का आप कह सकते हैं 4, डी का 2, ई का 5। सो द करेक्ट आंसर इज बी। तो 167 का जो करेक्ट आंसर होगा वो बी होगा। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है 168। क्या कहता है, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट इज द मेथड ऑफ पीरियोडिक अब्स्टिनेंस वेस्ट। ध्यान रखना
कि पीरियोडिक अब्स्टिनेंस एक नेचुरल मेथड के अंदर कंसिडर किया जाता है और आपसे पूछा है कि ये किस फैक्ट के ऊपर बेस्ड है ना। पहला ऑप्शन कहता है ओवुलेशन ऑकर ऑन अबाउट 14 डे ऑफ मेंस्ट्रुएशन। सबसे पहले हम इस चीज़ों को समझते हैं। मान लीजिए किसी फीमेल के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो ड्यूरेशन है 28 डेज का है। आइडियल मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो ड्यूरेशन होता है वो 28 डेज का ही होता है। फीमेल टू फीमेल ये वेरी भी करता है, सेम फीमेल में भी वेरी करता है, लेकिन हम एक आइडियल लेकर चल रहे हैं 28 डेज। तो मुझे बताओ ओवुलेशन का जो डेट है वो कब होगा। तो हम सभी जानते हैं कि डे ऑफ ओवुलेशन को कैलकुलेट करने के लिए मेंस्ट्रुअल साइकिल का ड्यूरेशन माइनस ड्यूरेशन ऑफ पोस्ट ओवुलेटरी फेज, और ये बात फिक्स होता है कि पोस्ट ओवुलेटरी फेज का जो ड्यूरेशन है वो 14 डेज का ही होता है। चाहे मेंस्ट्रुअल साइकिल का ड्यूरेशन कितने भी दिनों का हो, 21 दिनों का भी क्यों ना हो, हमेशा पोस्ट ओवुलेटरी फेज का ड्यूरेशन कितना होगा, 14 डेज होगा। तो मुझे बताओ डे ऑफ ओवुलेशन क्या होगा। तो 28 माइनस आप कहेंगे 14 इज इक्वल टू 14। तो इसका मतलब ओवुलेशन का जो प्रोसेस है, आप कहेंगे ओवुलेशन का जो प्रोसेस है हमें कब देखने को मिलेगा, 14 डेज। ये देखिए एक जो है हमारा रिलीज हो गया, और इस तरह से हम कह सकते हैं ओवुलेशन अकर ऑन अबाउट 14 डे ऑफ मेंस्ट्रुएशन। यस, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वाइटस इंटरप्टस। क्वाइटस इंटरप्टस को हम कंसिडर नहीं करते पीरियोडिक अब्स्टिनेंस में। ऑप्शन सी की बात करते हैं, कपल अवॉइड क्वाइटस फ्रॉम 10 to 17 डेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। ऐसा क्यों बोला गया है ये समझिएगा। जब फीमेल के अंदर एग रिलीज होता है ना, तो ये मैक्सिमम 3 दिनों तक सर्वाइव कर सकता है, और जब मेल सेक्सुअल इंटरकोर्स करेगा तो इंसेमिनेशन होगा, और आफ्टर इंसेमिनेशन फीमेल बॉडी के अंदर जो स्पर्म है वो मैक्सिमम 4 डेज तक सर्वाइव कर सकता है। इतनी बात समझ में आया। अब आप मुझे बताइए कि अगर कोई ओवुलेशन 14वें दिन हो रहा है, तो मुझे बताना कि अगर कोई पर्सन 13वें दिन सेक्सुअल इंटरकोर्स करेगा तो बोलो फर्टिलाइजेशन होगा या नहीं होगा। सर डेफिनेटली होगा। अगर कोई मेल 14 डे ही सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहा है तो यहाँ पे भी हमें फर्टिलाइजेशन देखने को मिलेगा, क्योंकि स्पर्म और ओवम साइमल्टेनियसली मिलेंगे और फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट होगा। 13वें दिन भी अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स करेगा तो भी फर्टिलाइजेशन होगा। 12 डे भी सेक्सुअल इंटरकोर्स होगा तो भी फर्टिलाइजेशन होगा। 11 डेज भी सेक्सुअल इंटरकोर्स होगा तो भी फर्टिलाइजेशन होगा। 10th डे भी अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है तो भी फर्टिलाइजेशन होगा। क्लियर है? क्यों होगा? क्योंकि देखिए हमारा जो स्पर्म है फीमेल बॉडी के अंदर कितने दिनों तक मैक्सिमम सर्वाइव कर सकता है, 4 डेज तक। तो मुझे बताओ कि अगर कोई मेल 10वें दिन सेक्सुअल इंटरकोर्स किया तो ये मैक्सिमम 4 दिन तक सर्वाइव करेगा। तो जिस दिन स्पर्म का आखिरी होगा उसी दिन ओवम रिलीज भी होगा। अब कोई आपसे पूछे कि अगर 9 डे अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स करेगा तो फर्टिलाइजेशन होगा कि नहीं, नहीं हो सकता। 8 डेज नहीं हो सकता। इसका मतलब 1 से लेकर 9 तक ये जो हमारा पीरियड है ये सेफ पीरियड कहलाता है। इतनी बात समझ में आया। और अब हम इधर चले आते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर कोई मेल 15 डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहा है तो बोलो फर्टिलाइजेशन होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। 16 डेज सेक्सुअल इंटरकोर्स से क्या फर्टिलाइजेशन होगा? बिल्कुल होगा। 17 डेज ऑफ सेक्सुअल इंटरकोर्स से फर्टिलाइजेशन होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा। लेकिन अगर मैं आपसे बात करूं कि 18 डे फर्टिलाइजेशन होगा कि नहीं होगा, तो ध्यान रखना 18 डेज से नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एग जो है फीमेल बॉडी के अंदर मैक्सिमम कितने दिनों तक सर्वाइव करेगी? 3 दिनों तक। तो आप कह सकते हैं 14 से लेकर 17 दिनों तक। इतनी बात समझ में आया। अब मैं बोलूं कि 19वें दिन होगा क्या? नहीं होगा। इसका मतलब 18 से लेकर के 28 तक इधर भी हमारा कौन सा पीरियड है? सेफ पीरियड है। इतनी बात समझ में आया। सेफ पीरियड हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि चांस ऑफ फर्टिलाइजेशन क्या है? बहुत ज्यादा कम है। क्लियर है यहां तक? लेकिन अगर मैं बात करूं 10 से लेकर 18 दिनों तक, 10 से लेकर 17 दिनों तक, तो आप मुझे बताना कि इस फेज में फर्टिलाइजेशन का जो चांस है, आप कह सकते हैं कि जो चांस ऑफ फर्टिलाइजेशन है वो सबसे ज्यादा है। इसीलिए इस पीरियड को हम क्या कहते हैं? रिस्क पीरियड भी कहते हैं। और अगर आप चाहते हैं पीरियोडिक अब्स्टिनेंस को फॉलो करना
ठीक है ना, नेचुरल मेथड में, तो आप कह सकते हैं कि इस पीरियड में आपको सेक्सुअल इंटरकोर्स को अवॉइड करना होगा। तो ये कह रहा है कपल अवॉइड क्वाइटस फ्रॉम 10 to 17 डेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। ये स्टेटमेंट बिल्कुल हमारा सही है। सो इस तरह से ए और सी हमारा करेक्ट हो गया है ना। 168 का जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो डी होगा। डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 169। क्या कहते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रोब इज अ प्रोटीनिशियस इन्फेक्शियस एजेंट, है ना। हम सभी जानते हैं कि जो प्रियॉन्स है वो प्रोटीनिशियस इन्फेक्शियस एजेंट होते हैं। सो द करेक्ट आंसर इज बी। बहुत आसान सा सवाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं 170। असर्शन रीजन का सवाल है, आपसे पूछा गया है इन बैरियर मेथड ओवम एंड स्पर्म आर प्रिवेंटेड फ्रॉम फिजिकल मीटिंग। यस, ये बात बिल्कुल सही है कि बैरियर मेथड के अंदर, बैरियर मेथड जिस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, हम कहते हैं कि यहाँ पे हम स्पर्म एंड ओवम की फिजिकल एंट्री को रोक देते हैं। तो असर्शन तो सही है। रीजन की बात करते हैं, क्या कहता है, बैरियर मेथड आर यूज्ड ड्यूरिंग क्वाइटस टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ इजैकुलेटेड सीमेन इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। बिल्कुल ये स्टेटमेंट भी हमारा सही है। हम इसलिए बैरियर मेथड का यूज करते हैं, चाहे वो कॉन्डोम हो, डायाफ्राम हो, सर्वाइकल कैप हो या वॉल्ट्स हो, ताकि स्पर्म एंड ओवम की फिजिकल एंट्री ना हो सके। तो ये भी स्टेटमेंट हमारा जो है वो सही है। और हम कह सकते हैं कि जो हमारा जो रीजन है कि हम बैरियर मेथड का यूज क्यों करते हैं, ये करेक्टली एक्सप्लेन भी कर रहा है। तो हम कह सकते हैं हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो ए होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 171। क्या कहता है, मैच द फॉलोइंग कॉलम एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, है ना। कॉलम 1 में सबसे पहले कहा है प्लासेंटा, है ना, फिर है जोना पेलुसिडा, उसके बाद है मोरुला और फिर है लीडिंग सेल्स। सबसे पहले अगर हम प्लासेंटा की मैच की बात करें तो यहाँ पे दे रखा है एंड्रोजन, ह्यूमन कोरियोनिक, देखिए ह्यूमन कोरियोनिक, गोनाडोट्रोपिन, है ना। ये इस साइड आ गया है, आप इसे थोड़ा अंडरस्टैंड करना। प्लासेंटा जो है एक हार्मोन का सिक्रेशन करता है जिसका नाम है HCG, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन। तो ए का हम कह सकते हैं कि 2 होगा। जोना पेलुसिडा की हम बात करें, ये ओवम का लेयर है, तो हम कह सकते हैं बी का 3। मोरुला 8 to 16 सेल स्टेज को हम कहते हैं, तो सी का हमारा 4 होगा। और लीडिंग सेल्स जिसके बारे में हम सभी जानते हैं कि ये सिक्रीट करता है एंड्रोजन, तो डी का 1। अब आप इसे मैच कीजिए, ए का हमारा 2, बी का 3, सी का 4 और डी का 1। सो द करेक्ट आंसर इज डी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 172। क्या कहता है, द फ्री लिविंग फंगस ट्राइकोडर्मा कैन बी यूज फॉर, ठीक है। हम सभी जानते हैं कि ट्राइकोडर्मा का यूज सेवरल प्लांट पैथोजन के अगेंस्ट में किया जाता है ना। लेकिन पहला ऑप्शन कहता है किलिंग इंसेक्ट, जो कि गलत है। बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ प्लांट डिजीज, ठीक है, ये स्टेटमेंट हमारा सही है। हमने अभी कहा कि ट्राइकोडर्मा का यूज सेवरल प्लांट पैथोजन के अगेंस्ट में इसका यूज किया जाता है, ठीक है ना। तो हम इसे बायो कंट्रोल एजेंट की तरह प्लांट डिजीज से बचाने के लिए हम इसे करते हैं। नेक्स्ट है कंट्रोलिंग बटरफ्लाई कैटरपिलर। बटरफ्लाई कैटरपिलर से प्लांट को प्रोटेक्ट करने के लिए हम बैसिलस थुरिंजेंसिस बैक्टीरिया का यूज करते हैं, ना कि ट्राइकोडर्मा का। सो ये ऑप्शन हमारा गलत है। प्रोड्यूसिंग एंटीबायोटिक, ट्राइकोडर्मा का जो यूज है हम एंटीबायोटिक को प्रोड्यूस करने के लिए नहीं करते हैं। सो द 172 का जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 173 क्या कहता है, विच अमंग दिस आर प्रोड्यूस्ड बाय डिस्टिलेशन ऑफ फर्मेंटेड ब्रॉथ। हम सभी जानते हैं कि हमारे यहाँ पे जो फर्मेंटेड जो विब्रेजेस हैं वो 2 तरह के होते हैं, एक डिस्टिल्ड होता है और एक अनडिस्टिल्ड होता है। अगर हम अनडिस्टिल्ड की बात करें तो उसमें 2 आते हैं, एक वाइन और दूसरा बियर। जबकि डिस्टिल्ड प्रोडक्ट की अगर हम बात करें तो उसमें आता है हमारा विस्की, ब्रांडी, रम, है ना। तो हमारा जो फर्मेंटेड जो ब्रॉथ है आप कह सकते हैं विस्की है, वाइन नहीं है, बियर नहीं है, रम और ब्रांडी। तो ऑप्शन में आप सेलेक्ट कर सकते हैं 1, 4, 5
और 145 की अगर हम बात करें तो ऑप्शन डी में है, सो 173 का करेक्ट आंसर डी होगा। डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है 174 क्या कहता है। अगेन असर्शन रीजन का आपसे सवाल पूछा गया है। कहता है कि ऑल कॉपुलेशन डज नॉट लीड टू फर्टिलाइजेशन एंड प्रेगनेंसी। ये स्टेटमेंट हमारा सही है। इस स्टेटमेंट को समझने के लिए थोड़ा सा पीछे हम चलना चाहेंगे। आपको थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था पीरियोडिक अब्स्टिनेंस के बारे में। आपने देखा था कि जब कोई कपल 1 to 9 डे तक सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहा था तो फर्टिलाइजेशन नहीं हो रही थी, डैट मीन्स कि प्रेगनेंसी भी नहीं होगा। उसके बाद आपने देखा कि 18 से लेकर 28 दिन तक जब वो कपल सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहा था तो वहाँ पे भी फर्टिलाइजेशन नहीं हो रही थी, डेट मीन्स प्रेगनेंसी नहीं होगा, है ना। और जो फर्टिलाइजेशन का जो चांस था वो किस में था, 10 से लेकर 17 दिनों के बीच में था, ठीक है ना, यानी रिस्क पीरियड में था। तो मुझे बताना कि पूरे मेंस्ट्रुअल साइकिल में अगर कोई पर्सन सेफ पीरियड में अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है तो क्या फर्टिलाइजेशन हो सकता है? नहीं। तो हम कह सकते हैं कि एवरी फर्टिलाइजेशन जो है या आप कह सकते हैं ऑल कॉपुलेशन जो है डज नॉट लीड टू द फर्टिलाइजेशन एंड प्रेगनेंसी। तो ये स्टेटमेंट तो हमारा क्या है, सही है। रीजन की बात करते हैं। Fertilization can occurs only if the ovum and sperm are transported simultaneously to the ampullary isthmus junction। ये स्टेटमेंट भी हमारा सही है कि फर्टिलाइजेशन तभी पॉसिबल हो पाएगा जब ओवम एंड स्पर्म एक दूसरे के साथ साइमल्टेनियसली मिल पाएंगे। और आपने देखा था कि जो हमारा फर्टाइल पीरियड था, जो हमारा रिस्क पीरियड था, वहाँ पे फर्टिलाइजेशन का चांस बहुत ज़्यादा था क्योंकि वहाँ पे स्पर्म एंड ओवम जो है एक दूसरे से साइमल्टेनियसली मिल पा रहे थे। और हम कह सकते हैं कि जो हमारा जो रीजन है, ये रीजन तो करेक्ट है ही, और ये रीजन जो है ये असर्शन को भी एक्सप्लेन कर रहा है क्योंकि ऑल कॉपुलेशन डज नॉट लीड टू द फर्टिलाइजेशन एंड प्रेगनेंसी। क्यों सारे के सारे कॉपुलेशन प्रेगनेंसी में कन्वर्ट नहीं हो पाते, सारे के सारे कॉपुलेशन में फर्टिलाइजेशन का चांस नहीं होता? क्योंकि सारे कॉपुलेशन के अंदर स्पर्म एंड ओवम साइमल्टेनियसली नहीं मिल पाते हैं, और जिसमें जब स्पर्म और ओवम जब साइमल्टेनियसली मिलेंगे तो डेफिनेटली क्या हो पाएगा, प्रेगनेंसी हो पाएगा। सो द रीजन जो है ये करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है असर्शन को। इस तरह से हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो ए होगा, है ना। आगे बढ़ते हैं। डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है 175। क्या कहता है, द फंक्शन ऑफ मेल सेक्स एसेसरी डक्ट एंड ग्लैंड आर मेंटेन्ड बाय। हम सभी जानते हैं कि मेल के अंदर जो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन है, ठीक है ना, और जो एसेसरी डक्ट है मेल का, उसके डेवलपमेंट के लिए, उसके फंक्शन के लिए जो हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होते हैं वो टेस्टोस्टेरोन रिस्पॉन्सिबल होता है। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं GnRH नहीं, LH नो, FSH नो, टेस्टिकुलर हार्मोन तो हम कह सकते हैं यस। तो 175 का जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। 176 क्या कहता है, IUD प्रिवेंट प्रेगनेंसी, है ना। IUD किस तरह से प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करता है, इसके रिगार्डिंग आपको पूछा गया है। पहला ऑप्शन कहता है इनहिबिटिंग फिजियोलॉजिकल एंड मॉर्फोलॉजिकल यूटेराइन चेंजेस रिक्वायर्ड फॉर इम्प्लांटेशन, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा समझना। देखिए IUD हमारे पास 3 तरह के होते हैं, एक नॉन मेडिकेटेड IUD, एक हार्मोन रिलीजिंग IUD और एक कॉपर रिलीजिंग IUD। सबसे पहले मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ हार्मोन रिलीजिंग IUD, जिसका एक एग्जाम्पल है LNG, आप कहते हैं 20, है ना। तो जब हार्मोन रिलीजिंग IUD आप देखते हैं तो आप कहते हैं कि हार्मोन रिलीजिंग IUD फीमेल की यूट्रस को अनसूटेबल बनाता है प्रेगनेंसी के लिए, राइट। तो यहाँ पे कह रहा है कि इनहिबिटिंग फिजियोलॉजिकल एंड मॉर्फोलॉजिकल यूटेराइन चेंजेस रिक्वायर फॉर इम्प्लांटेशन। तो ये स्टेटमेंट हमारा जो है ये बिल्कुल सही है ना। नेक्स्ट अगर हम बात करें इंक्रीजिंग फैगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्मेटोजोआ विद इन द यूटेरस, आप नॉन मेडिकेटेड IUD की याद कीजिए। नॉन मेडिकेटेड IUD में एक एग्जाम्पल है लिप्स लूप। आप जानते हैं कि जो लिप्स लूप है वो प्लास्टिक और स्टेनलेस स्टील का बना होता है, उसके ऊपर बेरियम सल्फेट की कोटिंग होती है, और ये जो लिपिस लूप जो है ये यूट्रस के फैगोसाइटिक सेल को स्टिमुलेट कर देता है, और जब स्पर्म आएगा यूट्रस के अंदर आफ्टर कॉपुलेशन तो वो सारे स्पर्म को फैगोसाइटोसिस प्रोसेस के द्वारा क्या कर देगा, डिस्ट्रॉय कर देगा। तो इस तरह से भी IUD हमारा वर्क करता है।
नेक्स्ट कह रहे हैं सप्रेसिंग मोटिलिटी ऑफ स्पर्म एज वेल एज देयर फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी। याद कीजिए कॉपर टी, चाहे कॉपर टी हो गया, कॉपर 7 हो गया, मल्टी लोडेड लोड 375 हो गया। तो कॉपर रिलीजिंग जो आईओडी है ये क्या करता है, कॉपर को रिलीज करता है। और ये जो कॉपर आयन जो रिलीज किया जा रहा है कॉपर टी के द्वारा, ये स्पर्म की मोटिलिटी को क्या करते हैं, सप्रेस करते हैं। और जब स्पर्म की मोटिलिटी कम जाती है तो जो फर्टिलाइजेशन कैपेसिटी है स्पर्म का वो भी कम जाता है। तो ये भी हमारा सही है। तो ये तीनों तरीका है, ये तीनों मेथड है आईओडी को वर्क करने का, जिससे प्रेगनेंसी क्या होता है, प्रिवेंट होता है। सो नीचे हमारा ऑप्शन दे रखा है डी में ऑल ऑफ दिस। सो द करेक्ट आंसर इज डी। डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 177। क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप इज टेकन बाय द मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट टू प्रोटेक्ट द रिवर पॉल्यूशन। हम सभी जानते हैं कि रिवर पॉल्यूशन को प्रोटेक्ट करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट के द्वारा गंगा एक्शन प्लान और यमुना एक्शन जो प्लान है ये तैयार किया गया। तो आप कह सकते हैं गंगा एक्शन प्लान एंड यमुना एक्शन प्लान। सो ए एंड सी, तो करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा, डी। नर्मदा एक्शन प्लान जो है ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं 178। क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग रॉन्गली मैच्ड, है ना। आपसे पहला स्टेटमेंट दे रखा है इंट्रा यूटेराइन सीमेन, है ना। क्या कहता है, सीमेन कलेक्टेड फ्रॉम हस्बैंड और डोनर इज आर्टिफिशियली इंट्रोड्यूस इनटू द यूटेरस। ये स्टेटमेंट हमारा सही है ना। अब इसके बारे में इंट्रा यूटेराइन के बारे में थोड़ा समझना। इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन प्रोसेस हम तब फॉलो करते हैं जब मेल पार्टनर इम्पोर्टेंट होता है, यानी उस पर्सन को इरेक्टाइल डिसफंक्शन होता है, तो नेचुरली वो कभी भी अपने सीमेन को वेजाइना के अंदर ट्रांसफ़र नहीं कर पाएगा, यानी इंसेमिनेशन नहीं कर पाएगा। तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं कि मेल पार्टनर से जो डोनर है या मेल पार्टनर जो है, हम उससे क्या करेंगे, सीमेन को कलेक्ट करेंगे और आर्टिफिशियली हम उसे वेजाइना के अंदर डाल देंगे। अगर हम वेजाइना के अंदर डालेंगे तो उस कंडीशन को हम आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कहेंगे। और अगर आप उसी सीमेन को अगर आप यूट्रस में ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो उस कंडीशन को हम इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन कहते हैं। तो इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन में यही तो कहा गया, सीमेन कलेक्टेड फ्रॉम हस्बैंड और इन केस ऑफ डोनर इज आर्टिफिशियली इंट्रोड्यूस इनटू द यूट्रस। ये स्टेटमेंट हमारा सही है, लेकिन आपसे पूछा गया है रॉन्गली मैच। सेकेंड ऑप्शन कहता है गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, यानी गिफ्ट ट्रांसफर ऑफ एम्ब्रियो with more than 8 blastomere into the fallopian tube, है ना। ट्रांसफर ऑफ एम्ब्रियो विथ मोर देन 8 blastomere into the fallopian tube। हम सभी जानते हैं कि जाइगोट और अर्ली एम्ब्रियो अप टू 8 blastomere जब हम फैलोपियन ट्यूब के अंदर ट्रांसफ़र करते हैं तो उस कंडीशन को हम जिफ्ट कहते हैं, ZIFT के नाम से जानते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या दे रखा है, गिफ्ट। इस वजह से ये हमारा जो है ये गलत है और आपसे पूछा गया था रॉन्गली मैच, इससे कारण हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो बी होगा। लेकिन एक बार ऑप्शन सी और डी को भी हम देखेंगे। क्या कहता है, ICSI यानी इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन में हम करते क्या है, स्पर्म को हम डायरेक्टली इंजेक्ट करते हैं ओवम के अंदर, है ना। तो ये तो हमारा करेक्ट है। जिफ्ट की अगर हम बात करें, अभी अभी हमने कहा कि जिफ्ट के अंदर हम क्या करते हैं, जाइगोट और अर्ली एम्ब्रियो अप टू 8 ब्लास्टोमेरा स्टेज को हम ट्रांसफ़र करते हैं फैलोपियन ट्यूब में। तो ये भी हमारा सही है। सो द 178 का करेक्ट आंसर जो होगा वो बी होगा। डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है बायोगैस इज प्रोड्यूस बाय फिल इन द ब्लैंक ब्रेकडाउन ऑफ बायोमास विद द हेल्प ऑफ फिल इन द ब्लैंक बैक्टीरिया। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि बायोगैस प्रोडक्शन के लिए जिस माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज किया जाता है उसका नाम है मिथेनोबैक्टीरियम और मिथेनोजेन, है ना। ये जो मिथेनोबैक्टीरियम या मिथेनोजेन आप सुन रहे हैं, इसका नाम, ये ग्रो करता है एनारोबिकली। इसका मतलब कि ये काऊ डंग से जो बायोगैस का प्रोडक्शन करेगा, जाहिर सी बात है एनारोबिकली करेगा। क्लियर? तो आइए भरते हैं। बायोगैस इज प्रोड्यूस्ड बाय, पहला एनारोबिक ब्रेकडाउन ऑफ बायोमास विद द हेल्प ऑफ मिथेनोबैक्टीरियम, है ना। सो द करेक्ट आंसर इज ए।
लेकिन यहाँ पे दे रखा है राइजोबियम जो कि गलत है, और यहाँ पे दे रखा है मिथानोबैक्टीरियम, ये तो सही है, लेकिन यहाँ पे दे रखा है एरोबिक, और मिथानोबैक्टीरियम मिथानोजन कभी भी एरोबिकली ग्रो नहीं करता। सो इस वजह से ये भी ऑप्शन हमारा गलत हो गया। डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 180। क्या कहता है, व्हाट इज ट्रू अबाउट सहेली। आपसे सहेली के रिगार्डिंग करेक्ट स्टेटमेंट आपसे पूछा गया है। आइए देखते हैं। पहला स्टेटमेंट कहता है डेवलप्ड एट CDRI लखनऊ। हम सभी जानते हैं कि सहेली को बनाने वाला जो इंस्टीट्यूशन है वो है सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि लखनऊ में सिचुएटेड है। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। कंटेन स्टेरॉयडल प्रिपरेशन। हम सभी जानते हैं कि जो सहेली जो वीकली ओरल पिल है ये नॉन स्टेरॉयडल पिल है, स्टेरॉयडल पिल नहीं है। तो ये स्टेटमेंट हमारा गलत है। अभी हमने कहा कि वीकली पिल है तो वंस अ वीक पिल, ये बिल्कुल सही है। मेनी साइड इफेक्ट, नहीं, सहेली का जो साइड इफेक्ट होता है वो लिस्ट साइड इफेक्ट होता है, ना के बराबर इसका साइड इफेक्ट है। तो ये गलत स्टेटमेंट है। हाई कंट्रासेप्टिव वैल्यू, यस, काफ़ी ज़्यादा हमारे जब भी आप कोई भी फीमेल सहेली को कंज्यूम करती है तो उसके अंदर ये हाईली इफेक्टिव है। क्यों? क्योंकि कंट्रासेप्टिव वैल्यू जो है वो हाई है। वेरी फ्यू साइड इफेक्ट, ये भी स्टेटमेंट हमारा सही है। लो कंट्रासेप्टिव वैल्यू, नो सर, हमने अभी तो कहा कि इसका कंट्रासेप्टिव वैल्यू हाई होता है। अब बताइए यहाँ पे कौन कौन सा स्टेटमेंट हमारा ट्रू है। फर्स्ट है, इसके अलावा आप कह सकते हैं 3 है, इसके अलावा आप कह सकते हैं 5 है, इसके अलावा आप कह सकते हैं 6 है। तो 1 3 5 6, 1 3 1 3 5 एंड 6, सो द करेक्ट आंसर इज बी। डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 181। क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग बैक्लोवायरस एज बायो कंट्रोल एजेंट इज आर करेक्ट। ठीक है ना, बैक्लोवायरस को हम बायो कंट्रोल एजेंट के फॉर्म में यूज करते हैं, उसके रिगार्डिंग आपसे करेक्ट स्टेटमेंट को पूछा गया है ना। पहला स्टेटमेंट कहता है मेजोरिटी ऑफ बैक्लोवायरस यूज एज अ बायो कंट्रोल एजेंट इंक्लूडेड इन द जेनस ऑफ न्यूक्लियो पॉलीहेड्रोवायरस। ध्यान रखना, बैक्लोवायरस को हम बायो कंट्रोल एजेंट के फॉर्म में यूज़ करते हैं, ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन जिस जेनस का हम यूज़ करते हैं उसका नाम क्या है, न्यूक्लियो पॉलीहेड्रोवायरस। और यही बात आपका ये स्टेटमेंट कह रहा है कि मेजोरिटी ऑफ बैक्लोवायरस यूज एज बायो कंट्रोल एजेंट आर इंक्लूडेड इन द जेनस न्यूक्लियो पॉलीहेड्रोवायरस। सो ये स्टेटमेंट हमारा सही है। फिर आगे बात करते हैं, दिस आर पैथोजन डेट अटैक इंसेक्ट एंड अदर आर्थ्रोपोड। हम ये भी जानते हैं कि जो बैक्लोवायरस है ये इंसेक्ट एंड अदर आर्थ्रोपोडा के ऊपर क्या करता है, अटैक करता है। ये स्पीसीज स्पेसिफिक होता है, ये टारगेट स्पेसिफिक होता है। तो ये स्टेटमेंट हमारा सही है। ऑप्शन अगर हम सी की बात करें तो कहता है दिस आर इम्पॉर्टेंट इन ऑर्गेनिक forming because of their specific action or harmful insect without causing any damage to beneficial insect as well as to the environment। ये बात सही है कि बैक्लोवायरस का यूज हम ऑर्गेनिक फार्मिंग में करते हैं। ठीक है ना, क्यों? क्योंकि इसका जो साइड इफेक्ट है वो इन्वायरमेंट के ऊपर, अदर प्लांट के ऊपर, एनिमल के ऊपर, सॉइल के ऊपर, एयर के ऊपर, वाटर के ऊपर कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट हमें देखने को नहीं मिलता है। और सबसे शानदार चीज़ ये है कि ये बैक्लोवायरस टारगेट स्पेसिफिक होता है, स्पीसीज स्पेसिफिक होता है, नैरो स्पेक्ट्रम पे ये वर्क करता है। तो ये स्टेटमेंट भी हमारा सही है। और आपसे पूछा गया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग बायो कंट्रोल एजेंट इज आर करेक्ट। तो मुझे बताओ, ये तीनों स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है और फोर्थ ऑप्शन दे रखा है ऑल ऑफ दिस। सो द करेक्ट आंसर इज डी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 182। क्या कहता है, द फीमेल एक्सटर्नल जेनिटलिया इंक्लूड ओवरी, मैमरी ग्लैंड, मॉन्स पीविस, क्लाइटोरिस, लेबिया मेजोरा। हम सभी जानते हैं कि फीमेल का जो एक्सटर्नल जेनिटलिया है उसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती है, मॉन्स पीविस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, क्लाइटोरिस एंड हाइमेन। लेकिन यहाँ पे दे रखा है ओवरी। हम जानते हैं कि ओवरी प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, इसे हम एक्सटर्नल जेनिटलिया में इंक्लूड नहीं करते हैं। मैमरी ग्लैंड ये ना ही प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है ना ही सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन है, इट इज़ द सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर ऑफ फीमेल। और आपसे पूछा गया एक्सटर्नल जेनिटलिया, तो ये भी गलत। बचा हमारा मॉन्स पीविस, क्लाइटोरिस, लेबिया मेजोरा, ये तीनों एक्सटर्नल जेनिटलिया में कंसिडर किए जाते हैं। सो 3 4 5
है ना। तो कहाँ पे है 3, 4, 5, सो द करेक्ट आंसर इज सी। डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 183। क्या कहता है, आइडेंटिफाई द लेवल्ड पार्ट ए टू डी इन द गिवन फिगर ऑफ द ह्यूमन फीटस विद इन द यूटेरस, है ना। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यूटेराइन कैविटी के अंदर जो फीटस है उसके ग्रोथ को दिखा रखा है और आपको यहाँ पे लेबल करना है ABCD, है ना। सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइए कि यूटेराइन, ये हमारा जो कैविटी है यूट्रस के अंदर, इस कैविटी को हम क्या कहेंगे, यूटेराइन कैविटी। इस यूटेराइन कैविटी के अंदर ये जो आपको दिख रहा है ये है हमारा, आप कह सकते हैं एम्ब्रियो। तो आप कह सकते हैं कि जो C है ये एम्ब्रियो है। अगर हम B की बात करें तो देखो इस एम्ब्रियो के चारों तरफ आपको कुछ मेम्ब्रेन दिख रहा होगा। इस मेम्ब्रेन को हम कहते हैं एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन। उसमें से एक एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन आप B को देखिए, इसे कहा जाता है यॉक, क्या बोलेंगे, सैक, राइट। और अगर हम यहाँ पे देखें D को तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये हमारा एम्ब्रियो है और ये हमारा आप कह सकते हैं प्लासेंटा है। और प्लासेंटा और एम्ब्रियो इन दोनों को कनेक्ट करता है जो कॉर्ड, उसे हम कहते हैं अम्बिलिकल कॉर्ड। इतनी बात समझ में आया। इस अम्बिलिकल कॉर्ड का कंटेंट आप जानते हैं, यहाँ पे आप कह सकते हैं अम्बिलिकल आर्टरी होता है, अम्बिलिकल वेन होता है, क्लियर है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो आपको इस तरह से फिंगर लाइक जो प्रोजेक्शन आपको जो दिख रहा है ये है हमारा कोरियोनिक विलाई है। तो सबसे पहले आप मुझे बताना कि जो A है ये आप क्या कह सकते हैं, क्या अम्बिलिकल कॉर्ड है, नो सर। क्या यॉक सैक है, नो सर। क्या प्लासेंटल विलाई है, यस बिल्कुल। हमारा ये जो फिंगर लाइक जो प्रोजेक्शन हाईली फोल्डेड आपको दिख रहे हैं ये प्लासेंटल विलाई है, लेकिन ये दोनों ऑप्शन में है। B की बात करें तो B क्या है जी, यॉक सैक है। C की अगर हम बात करें तो आप कह सकते हैं एम्ब्रियो, और D की अगर हम बात करें तो अम्बिलिकल कॉर्ड। सो द करेक्ट आंसर इज C। डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है 184। क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रासेप्टिव मेथड करेक्टली मैच विथ इट्स मोड ऑफ एक्शन, है ना। आपके सामने कुछ कंट्रासेप्टिव डिवाइस का नाम दे रखा है और फिर उसके बाद हमारे पास क्या है, मोड ऑफ एक्शन। सबसे पहले दे रखा है ट्यूबेक्टोमी। इसका मोड ऑफ एक्शन क्या है, मेक द यूट्रस सुटेबल फॉर इम्प्लांटेशन। नहीं सर, ट्यूबेक्टोमी का काम होता है गैमेट ट्रांसपोर्ट को ब्लॉक करना, तो ये जो मैच है ये तो गलत है। ओरल पिल की बात करें तो कहा है कि इनहिबिट ओवुलेशन एंड इम्प्लांटेशन, ये हमारा सही है कि हम जानते हैं कि जो ओरल पिल्स होते हैं ये ओवुलेशन को प्रिवेंट करते हैं और आप इम्प्लांटेशन को भी प्रिवेंट करता है, तो ये तो सही है, हमारा करेक्ट मैच है। डायाफ्राम की अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ पे क्या कहता है, अस्पर्मिसाइडल एंड इंक्रीज फैगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म विद इन द यूटेरस। ये स्टेटमेंट, ये जो आप मैच देख रहे हैं ये हमारा गलत है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि डायाफ्राम जो है एक बैरियर मेथड के अंदर काउंट किया जाता है और बैरियर मेथड का काम है फिजिकल एंट्री ऑफ स्पर्म एंड ओवम को प्रिवेंट करना। लेकिन यहाँ पे क्या कर रहा है, क्या बोल रहा है आपसे कि डायाफ्राम अस्पर्मिसाइडल है। नो नो नो, अस्पर्मिसाइडल नहीं है। एंड इंक्रीज फैगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म विद इन द यूट्रस, नो सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आईयूडी ब्लॉक गैमेट ट्रांसपोर्ट, नो सर, आईयूडी कभी भी गैमेट के ट्रांसपोर्ट को ब्लॉक नहीं करता है। और आपसे पूछा क्या गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रासेप्टिव मेथड करेक्टली मैच विथ इट्स मोड ऑफ एक्शन, सो द करेक्ट आंसर इज बी। डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 185। क्या कहता है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आपके सामने कुछ स्टेटमेंट दे रखे हैं और आपको पूछा गया है हाउ मेनी ऑफ द एबव स्टेटमेंट आर करेक्ट, है ना। पहला स्टेटमेंट कहता है इच टेस्टिस हैज 25 कंपार्टमेंट कॉल्ड टेस्टिकुलर लोब्यूल। ये स्टेटमेंट गलत है। हम सभी जानते हैं कि हर टेस्टिस के अंदर जो कंपार्टमेंट होता है, जो टेस्टिकुलर लोब्यूल होता है, उसका नंबर 250 होता है, राइट। आगे कहता है इच टेस्टिकुलर लोब्यूल कंटेन 1 to 3 हाईली कॉइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल इन विच स्पर्म आर प्रोड्यूस। ये स्टेटमेंट हमारा सही है। हम ये बात जानते हैं कि हमारे इच टेस्टिस के अंदर 225 टेस्टिकुलर लोब्यूल होते हैं, छोटे छोटे कंपार्टमेंट होते हैं और हर एक कंपार्टमेंट के अंदर 1 to 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल देखने को मिलता है। ये वही सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है जहाँ पे स्पर्म का प्रोडक्शन होता है। आगे बढ़ते हैं।
सर्टोली सेल एक्ट एज नर्स सेल ऑफ टेस्टिकल, ये भी स्टेटमेंट हमारा सही है। जो डेवलपिंग स्पर्म होते हैं उस डेवलपिंग स्पर्म को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना सर्टोली सेल का वर्क होता है। आगे बढ़ते हैं। सर्टोली सेल आर एक्टिवेटेड बाय एफएसएच सिक्रेटेड बाय एडिनोहाइपोफाइसिस। देखिए, हम सभी जानते हैं कि सर्टोली सेल के ऊपर एक हार्मोन वर्क करता है एफएसएच, और ये एफएसएच जो है हमारे एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होता है, और उसी एंटीरियर पिट्यूटरी को हम एडिनोहाइपोफाइसिस के नाम से भी जानते हैं। तो ये स्टेटमेंट भी हमारा सही है। आगे अगर हम बात करें फोर्थ स्टेटमेंट की, क्या कहता है, ईच टेस्टिस इज ओवल शेप, यहाँ तक तो सही है, विथ अ लेंथ ऑफ 2 to 3 सेंटीमीटर। क्या टेस्टिस का लेंथ 2 to 3 सेंटीमीटर होता है? नहीं सर, इसका लेंथ जो होता है 4 to 5 सेंटीमीटर होता है। एंड विड्थ ऑफ 1 to 3 सेंटीमीटर, नो सर, टेस्टिस का जो विड्थ होता है वो 2 to 3 सेंटीमीटर होता है। तो ये स्टेटमेंट हमारा गलत है। आपसे पूछा गया है कि हाउ मेनी ऑफ द एबव स्टेटमेंट आर करेक्ट, तो मुझे बताओ 1, 2 and 3। सो द करेक्ट आंसर इज ए। डियर स्टूडेंट, अब हम लोग मूव करते हैं सेक्शन बी के अंदर, और सेक्शन बी में क्वेश्चन है 186। क्या कहता है, द रीजन जस्ट आउटसाइड द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल कंटेन, है ना। पहला ऑप्शन दे रखा है स्मॉल ब्लड वेसल्स बट लैक इंटरस्टिशियल सेल, है ना। सबसे पहले हम थोड़ा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की हिस्टोलॉजी को समझने की कोशिश करते हैं। हमने क्या किया कि टेस्टिकुलर लोब्यूल में जो 1 to 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल प्रेजेंट था, हमने उस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल को निकाला और कट कर लिया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये हमारा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बीच में आपको जो स्पेस दिख रहा है बिटवीन द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, ये जो आप स्पेस देख रहे हैं, इस स्पेस को हम कहते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस। और इस इंटरस्टिशियल स्पेस की आप बात करेंगे तो यहाँ पे आपको एक सेल मिलता है, इस सेल को हम कहते हैं लिडिग सेल। क्या बोलेंगे? लिडिग सेल। अगर आप इसे अच्छा नहीं लग रहा बोलने में तो आप इसे कह सकते हैं इंटरस्टिशियल सेल। वास्तव में इस इंटरस्टिशियल सेल के ऊपर एक हार्मोन वर्क करता है जिसका नाम है LH, और ये जो LH है रिलीज होता है एंटीरियर पिट्यूटरी से। तो एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होने वाला जो हार्मोन है, कौन? LH, ये वर्क करता है इंटरस्टिशियल स्पेस में प्रेजेंट इंटरस्टिशियल सेल के ऊपर, और यहाँ से रिलीज होता है एंड्रोजन, और जो स्पर्मेटोजेनेसिस को रेगुलेट करता है ना। आगे अगर हम बढ़े, इसी इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर आपको स्मॉल आप कह सकते हैं ब्लड वेसल्स भी आपको मिलता है। क्या मिलता है? स्मॉल ब्लड वेसल्स। इसके अलावा आप कह सकते हैं इम्यूनोलॉजिकल कॉम्पिटेंट आपको सेल भी मिलेंगे। अब हम अपने ऑप्शन की तरफ आते हैं। पहला ऑप्शन क्या कहता है, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। द रीजन जस्ट आउटसाइड द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल कंटेन अ स्मॉल ब्लड वेसल्स, यहाँ तक सही है, बट लैक इंटरस्टिशियल सेल। यहीं पे ये स्टेटमेंट गलत हो गया। स्मॉल ब्लड वेसल्स के साथ साथ इंटरस्टिशियल सेल भी हमें देखने को मिलता है। सेकेंड ऑप्शन कहता है सेल विच सिक्रीट टेस्टोस्टेरॉन आउटसाइड द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, यानी इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर हमें वो सेल देखने को मिलता है जो टेस्टोस्टेरॉन यानी एंड्रोजन का सिक्रेशन करता है। तो बी तो हमारा भाई करेक्ट है ना। अगर हम सी की बात करें, सेल विच गेट स्टिमुलेटेड बाय LH ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, हमने अभी आपसे कहा कि इस इंटरस्टिशियल सेल के अंदर वो सेल मिलता है जिसको स्टिमुलेट किया जाता है LH के द्वारा, और ये LH एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होता है। तो ये भी हमारा स्टेटमेंट सही है। और डी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे कहता है बी एंड सी। तो हमारा 186 का जो करेक्ट आंसर होगा वो डी होगा, राइट। डियर स्टूडेंट, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 187। क्या कहता है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल ओपन इनटू फिल इन द ब्लैंक्स थ्रू फिल इन द ब्लैंक, है ना। तो सबसे पहले काम करते हैं, स्पर्म के पाथवे को लिखते हैं। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल ओपन होता है रेटी टेस्टिस में, रेटी टेस्टिस ओपन होता है वासा इफरेंसिया में, वासा इफरेंसिया ओपन होता है आप कह सकते हैं एपीडिडाइमिस में, एपीडिडाइमिस ओपन होता है वास डिफरेंस में। इतना में हमारा काम चल जाएगा। क्या कहता है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल ओपन इनटू
सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जो है ये ओपन होता है वासा इफेरेंसिया में। किसके द्वारा ओपन होता है? आप कहेंगे रेटी टेस्टिस। तो आप कह सकते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल ओपन इनटू वासा इफेरेंसिया थ्रू रेटी टेस्टिस। तो देखिए कहाँ पे है? वासा इफेरेंसिया थ्रू रेटी टेस्टिस। सो द करेक्ट आंसर इज सी। डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 188। क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, है ना। आपसे करेक्ट स्टेटमेंट को पूछा गया है। पहला कहता है इन पैडी फील्ड, है ना, साइनोबैक्टीरिया सर्व एज एन इम्पॉर्टेंट बायोफर्टिलाइजर। हम सभी जानते हैं कि पैडी फील्ड के अंदर जो इम्पॉर्टेंट बायोफर्टिलाइजर है वो है साइनोबैक्टीरिया, राइट। तो यह स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकेंड स्टेटमेंट की बात करें तो कहता है प्लांट हैविंग माइकोराइजल एसोसिएशन सो फंक्शन लाइक टॉलरेंस टू ड्राउट, सैलिनिटी एंड रेजिस्टेंट टू रूट बर्न पैथोजन। सबसे पहले एक काम करते हैं, मैं आपको माइकोराइजल एसोसिएशन के बारे में आपको बताता हूँ। ध्यान रखना, हमारे पास एक प्लांट है। इस प्लांट को चाहिए, ये जो आप प्लांट देख रहे हैं, इस प्लांट को चाहिए फॉस्फोरस। इसको रिक्वायर्ड क्या है? फॉस्फोरस की रिक्वायरमेंट है। अब ये फॉस्फोरस कहाँ से आएगा? तो जाहिर सी बात है सॉइल से आएगा, है ना। सॉइल में जो फॉस्फोरस प्रेजेंट होता है वो कंबाइंड फॉर्म में होता है, और कंबाइंड फॉर्म में कभी भी हमारा जो प्लांट है ये फॉस्फोरस को अपटेक नहीं कर पाता है। तो फॉस्फोरस को अपटेक करने के लिए क्या किया जाता है? तो ध्यान रखना कि ये जो प्लांट है ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन करता है एक फंगस से, जिसका जेनस है ग्लोमस। कौन से जेनस के साथ ये शो करता है एसोसिएशन? ग्लोमस के साथ। जब ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन शो करेगा तो प्लांट इस ग्लोमस को रहने के लिए शेल्टर प्रोवाइड कर रहा है। बदले में जो ग्लोमस है ये सिक्रीट करता है H+, और ये H+ इस जो फॉस्फोरस जो कंबाइंड फॉर्म में था इस बॉन्ड को ब्रेक करवा देगा। और देखिए अब हमारा जो फॉस्फोरस है वो फ्री फॉर्म में हो गया। अब इस फॉस्फोरस को इजीली अपटेक कर लिया जाएगा प्लांट के द्वारा। तो ध्यान रखना, ये हमारा प्लांट और इस फंगस जो हमारा जेनस है ग्लोमस, इन दोनों का जो बीच का जो एसोसिएशन होता है, इसी एसोसिएशन को हम कहते हैं माइकोराइजा। क्या बोलते हैं? माइकोराइजा कहते हैं। इतनी बात क्लियर है। अब ध्यान रखना कि ये जो हमारा जो फंगल एसोसिएशन है, जो माइकोराइजा है, ये प्रोवाइड तो कर रहा है फॉस्फोरस को, इसके साथ साथ प्लांट को रेजिस्टेंट बनाता है ड्राउट के अकॉर्डिंग, ड्राउट के लिए, सैलिनिटी के लिए, और रूट बर्न पैथोजन से भी इसे रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। तो हमारा ये जो स्टेटमेंट है ये भी करेक्ट है। अगर हम सी की बात करें तो क्या कहता है? इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल ऑफ साइनोबैक्टीरिया एज बायोफर्टिलाइजर आर एनाबेना, नॉस्टॉक एंड ऑसिलिटोरिया। हम सभी जानते हैं कि पैडी फील्ड के अंदर जो इंपॉर्टेंट बायोफर्टिलाइजर है वो है साइनोबैक्टीरिया, और साइनोबैक्टीरिया के 3 एग्जाम्पल हैं, नॉस्टॉक, एनाबेना एंड ऑसिलिटोरिया। तो ये बिल्कुल सही है। तो मुझे बताओ इनमें से कौन कौन सा स्टेटमेंट हमारा सही है? A, B, C। सो द करेक्ट आंसर इज डी। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वह है 189। क्या कहता है? इन द गिवन कॉलम 1 contain a structure of female reproductive system and column 2 contain features, select the correct match from the option given below। आपके सामने 2 कॉलम हैं, एक कॉलम में रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर दे रखा है और दूसरे कॉलम में उसका फीचर दे रखा है और आपको मैच करना है। आइए हम कॉलम 2 से स्टार्ट करते हैं। पहले कॉलम में क्या कहता है? इट अंडरगोज साइक्लिकल चेंजेस ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल। आप मुझे बताओ मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर जो चेंजेस आता है, साइक्लिकल चेंजेस देखने को मिलता है, वो यूट्रस के अंदर देखने को मिलता है। और यूट्रस के कौन से लेयर के अंदर देखने को मिलेगा? सबसे इनर मोस्ट लेयर इंडोमेट्रियम के अंदर देखने को मिलता है। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा ए है 1 है उसका क्या होगा? ई होगा। आगे अगर हम बात करें हेल्प इन द कलेक्शन ऑफ ओवम आफ्टर ओवुलेशन। हम सभी जानते हैं कि जो फैलोपियन ट्यूब का जो पैरोक्सिमल पार्ट है जिसे आप इनफंडिबुलम कहते हैं, और ये इनफंडिबुलम के ऊपर फिंगर लाइक जो है प्रोजेक्शन प्रेजेंट होते हैं जिसे हम फिम्बरी के नाम से जानते हैं। और ये फिम्बरी का काम क्या है? एग को कलेक्ट करना। जब एग रिलीज होगा ओवरी से तो आफ्टर ओवुलेशन उस एग को कलेक्ट करना किसका काम है? फिम्बरी का काम है। तो हेल्प इन द कलेक्शन ऑफ ओवम आफ्टर ओवुलेशन, तो डी का हम कह सकते हैं क्या होगा? 2।
नेक्स्ट अगर हम बात करें तीसरे, वाइडर पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब वेयर फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट टेक प्लेस। हम सभी जानते हैं कि हमारे फैलोपियन ट्यूब के अंदर एक ऐसा पार्ट है जो सबसे ज़्यादा वाइडेस्ट होता है और उस पार्ट के अंदर मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट का फ्यूजन भी देखने को मिलता है। वो पार्ट कोई और नहीं बल्कि फैलोपियन ट्यूब का एम्पुला है। यानी हम कह सकते हैं 3 का आप कह सकते हैं ए, तो ये हो गया। नेक्स्ट अगर हम देखें, फ्लेसी फोल्ड ऑफ टिश्यू विच एक्सटेंड ऑन फ्रॉम द मांस पेविस एंड सराउंड द वेजाइनल ओपनिंग। ये बात कर रहा है लेबिया मेजोरा की। हम सभी जानते हैं कि जो लेबिया मेजोरा होता है डार्क पेयर्ड फ्लेसी फोल्ड ऑफ टिश्यू है जो वेजाइना को सराउंड करता है। तो सी हमारा जो 4 है आप कह सकते हैं बी का 4 होगा। और अगर हम देखें 5th नंबर, also called fallopian tube which extend from the periphery of the each ovary to the womb। हम सभी जानते हैं कि ओविडक्ट को ही फैलोपियन ट्यूब भी कहा जाता है और ये फैलोपियन ट्यूब स्टार्ट होता है ओवरी के पेरीफेरी से और जाकर के जुड़ जाता है यूट्रस के लैटरल वॉल से। इसका मतलब कि हमारा 5 का क्या होगा, सी। तो अब आप ऑप्शन को मैच कर सकते हैं, यानी ए का हमारा 3 ऐसा 2 ऑप्शन में है, बी का आप कह सकते हैं 4 ऐसा एक ऑप्शन में है, सी का 5, डी का 2 और ई का 1। सो द करेक्ट आंसर इज सी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 190, क्या कहता है, द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ स्पर्मेटोजोआ फ्रॉम सर्टोली सेल इनटू कैविटी ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल इज कॉल्ड। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि स्पर्मेटोजोआ यानी स्पर्म का सर्टोली सेल से रिलीज होना, कहाँ से, सर्टोली सेल से रिलीज होना और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के ल्यूमेन में चला जाना, इस प्रोसेस को हम कहते हैं स्पर्मिएशन। सो द करेक्ट आंसर इज डी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 191, क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल। फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल के रिगार्डिंग आपको करेक्ट स्टेटमेंट जो है बताना है। पहला स्टेटमेंट कहता है कि इन नॉन प्राइमेट मैमल साइक्लिकल चेंजेस ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन आर कॉल्ड एस्ट्रस साइकिल। सबसे पहले आप ये देखिए कि जो फीमेल प्राइमेट मैमल हैं उनके अंदर जो पीरियोडिकली आप कह सकते हैं जो रेगुलर जो साइकिल चलता है उसे हम मेंस्ट्रुअल साइकिल के नाम से जानते हैं। इसके अंदर आपको एक्सटर्नल ब्लीडिंग देखने को मिलता है। लेकिन वही अगर आप नॉन प्राइमेट की बात करते हैं तो वहाँ पे मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होता, वहाँ पे एस्ट्रस साइकिल चलता है। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल और एस्ट्रस साइकिल में क्या डिफरेंस है? मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर हमें एक्सटर्नल ब्लीडिंग को देखने को मिलता है। जो इंडोमेट्रियम जो बना था, जो फॉर्म हुआ था, वो इंडोमेट्रियम जो है ब्रेक होकर ब्लीडिंग के फॉर्म में बाहर आ जाता है। लेकिन एस्ट्रस साइकिल के अंदर जो पीरियोडिकली इंडोमेट्रियम का फॉर्मेशन होता है, उस इंडोमेट्रियम के द्वारा यूट्रस के फैगोसाइटिक सेल के द्वारा रिमूव कर दिया जाता है। समझ में आई बात? तो और ये एस्ट्रस साइकिल हमें फीमेल आप कह सकते हैं नॉन प्राइमेट मैमल के अंदर देखने को मिलेगा। तो ये स्टेटमेंट तो हमारा सही है। मेंस्ट्रुअल साइकिल बिगेन एट प्यूबर्टी एंड इज कॉल्ड मेनोपॉज, ये स्टेटमेंट हमारा गलत है। हम सभी जानते हैं कि जब भी किसी फीमेल के अंदर फर्स्ट टाइम जब मेंस्ट्रुअल साइकिल आता है प्यूबर्टी पे, तो उस कंडीशन को हम मेनार्ज कहते हैं, और जब परमानेंट स्टॉपेज होता है तो हम उसे मेनोपॉज के नाम से जानते हैं। तो ये स्टेटमेंट तो गलत है। लैक ऑफ मेंस्ट्रुएशन मे बी इंडिकेटिव ऑफ प्रेगनेंसी, ये स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल सही है कि अगर किसी फीमेल के अंदर अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल अगर रन नहीं कर रहा है तो हो सकता है कि वो जो फीमेल है वो प्रेगनेंसी कंसीव की है। ये हो गया ऑप्शन। अगर हम डी की बात करें, साइक्लिक मेंस्ट्रुएशन एक्सटेंड बिटवीन मेनार्च एंड मेनोपॉज, ये भी स्टेटमेंट हमारा सही है। और आपसे पूछा क्या गया था कि करेक्ट रिगार्डिंग फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल, तो ए, सी एंड डी, ए, सी एंड डी। सो द करेक्ट आंसर इज ए। डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 192, क्या कहता है, द टेक्नोलॉजी ऑफ बायोगैस प्रोडक्शन फ्रॉम काउ डंग वाज डेवलप्ड इन इंडिया लार्जली ड्यू टू एफर्ट ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट एंड खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन। तो गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया गलत बात है। ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन नो सर। इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट IARI यस। KVIC, तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो सी होगा। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन नो सर। डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 193, क्या कहता है,
HCG, HPL एंड रिलैक्सिन आर प्रोड्यूस्ड इन वुमेन। हम सभी जानते हैं कि फीमेल के अंदर HCG, HPL और रिलैक्सिन का जो प्रोडक्शन है वो सिर्फ और सिर्फ प्रेगनेंसी के टाइम पे प्लासेंटा से होता है, राइट। तो आप कह सकते हैं कि एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी नो, ओनली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी यस। सो द करेक्ट आंसर इज बी। आगे भी देख लेते हैं, एट द टाइम ऑफ मेनोपॉज नो, ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन नो। तो HCG, HPL एंड रिलैक्सिन का जो प्रोडक्शन है वुमेन के अंदर सिर्फ और सिर्फ प्रेगनेंसी के टाइम पे प्लासेंटा के द्वारा होता है ना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 194। क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज इज नॉट कंप्लीटली क्यूरेबल, है ना। देखिए हमारे पास कई सारे लिस्ट हैं STI के, है ना। उनमें से मैं आपको बताता हूं कि हेपेटाइटिस बी, HIV एंड जेनाइटल हर्प्स, ये 3 ऐसे डिजीज हैं जो नॉन क्यूरेबल हैं। लेकिन इनके अलावा जितने भी डिजीज हैं STI, क्लियर, वो सारे के सारे डिजीज कंप्लीटली क्यूरेबल हैं तब जब आप उसे अर्ली डिटेक्शन कर लेते हैं और उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट लेते हैं, राइट। तो कहता है कि नॉट कंप्लीटली क्यूरेबल, हमने अभी तो कहा जेनाइटल हर्प्स, हेपेटाइटिस बी एंड HIV। तो कहाँ पे है जेनाइटल हर्प्स, ऑप्शन डी। सो द करेक्ट आंसर इज डी। डियर स्टूडेंट, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 195। क्या कहता है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, है ना। पहला स्टेटमेंट कहता है, बिसाइड कर्डलिंग ऑफ मिल्क लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया ऑल्सो इम्प्रूव इट्स न्यूट्रिशनल क्वालिटी बाय इंक्रीजिंग विटामिन B12। ये स्टेटमेंट हमारा सही है। हम सभी जानते हैं कि हमारे जो कर्ड है वो मिल्क के कंपैरिजन में ज़्यादा न्यूट्रिशियस होता है। और ये न्यूट्रिशियस क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे विटामिन B12 मिलता है। और ये विटामिन B12 आया कहाँ से, तो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया के द्वारा इसे प्रोड्यूस किया गया है ना। तो ये स्टेटमेंट हमारा सही है। लेकिन ऑप्शन अगर हम 2 की बात करें, स्टेटमेंट 2 की बात करें, तो कहता है लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया व्हेन प्रेजेंट इन ह्यूमन स्टमक चेक डिजीज कॉजिंग माइक्रोब। हम सभी जानते हैं कि लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया जब स्टमक में जाता है कर्ड के द्वारा, तो ये करता क्या है, जब हम कर्ड को कंज्यूम करते हैं तो वास्तव में उसके अंदर क्या प्रेजेंट है, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया है। और ये लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया अदर डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ को क्या करता है, इनहिबिट करता है। तो ये भी स्टेटमेंट हमारा सही है। तो बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट, ये नहीं होगा। ऑप्शन ए की बात करें तो कहता है स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट। सो द करेक्ट आंसर इज ए। डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 196। क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस बट डू नॉट होल्ड ट्रू फॉर oogenesis, है ना। आपसे पूछा गया है कि इनमें से ऐसा कौन सा स्टेटमेंट है जो स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए सही है बट oogenesis के लिए करेक्ट नहीं है ना। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले हम स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis के बीच में हम डिफरेंस देख लेते हैं। हमने एक हेडिंग लगाया स्पर्मेटोजेनेसिस और दूसरा हेडिंग लगाया oogenesis। स्पर्मेटोजेनेसिस में देखिए हमारे पास स्टार्ट होता है स्पर्मेटोगोनिया से, और स्पर्मेटोगोनिया एक डिप्लॉइड सेल है। इस स्पर्मेटोगोनिया के अंदर रिपीटेड माइटोटिक डिवीजन होता है, जिससे स्पर्मेटोगोनिया का नंबर क्या हो रहा है, लगातार इंक्रीज हो रहा है। और हम जानते हैं कि जब नंबर का इंक्रीज होता है तो इसे हम कहते हैं मल्टीप्लिकेशन फेज कहते हैं। क्लियर है यहाँ तक। अब आगे बढ़ते हैं। जैसे ही मल्टीप्लिकेशन फेज कंप्लीट होता है, अब ये स्पर्मेटोगोनिया अपने साइज को इनलार्ज करता है और अब ये कहलाने लगता है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। तो ये जो इनलार्जमेंट देखने को मिला इसे हमने कहा ग्रोथ फेज, ठीक है। अब देखिए, जब माइटोटिक डिवीजन होता है तो क्रोमोसोम के नंबर में कोई भी चेंज नहीं होगा। जब ग्रोथ फेज भी होगा तो क्रोमोसोम के नंबर में कोई चेंजेस हमें देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन जैसे ही प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनता है, फर्स्ट जो मियोटिक डिवीजन है, मियोटिक डिवीजन स्टार्ट होता है। और हम सभी जानते हैं कि जो मियोसिस होता है वो 2 स्टेज में कंप्लीट होता है, मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकेंड। क्लियर है। तो सबसे पहले होगा मियोसिस 1। और हम सभी जानते हैं कि मियोसिस फर्स्ट जो होता है ये रिडक्शनल डिवीजन है। यहाँ पे क्रोमोसोम का नंबर तो क्या होगा, हाफ होगा, लेकिन जो सेल का नंबर है वो डबल होगा। यानी एक स्पर्मेटोगोनिया से एक स्पर्मेटोगोनिया के अंदर जब ग्रोथ हुआ तो एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बना, और जब इसके अंदर जब फर्स्ट मियोटिक डिवीजन होगा तो कितने सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनेंगे, 2 बनेंगे।
अब इस सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट के अंदर सेकेंड मियोटिक डिवीजन होगा, और हम सभी जानते हैं कि जो सेकेंड मियोटिक डिवीजन है ये जस्ट लाइक माइटोसिस होता है, यानी ये इक्वेशनल डिवीजन है। क्रोमोसोम का नंबर तो क्या रहेगा, सेम रहेगा, लेकिन सेल का नंबर डबल होगा, यानी 2 से कितना बनेगा, 4। जैसे ही स्पर्मेटिड का फॉर्मेशन हुआ, अब आप मुझे बताओ इसके अंदर क्या होगा, डिफरेंशिएशन, और डिफरेंशिएशन के बाद हमें क्या देखने को मिलेगा, स्पर्मेटोजोआ। तो 4 स्पर्मेटिड के अंदर अगर डिफरेंशिएशन हुआ तो 4 स्पर्मेटोजोआ बनेगा, क्रोमोसोम का नंबर सेम रहेगा। क्लियर है यहां तक? तो इसका मतलब कि आप क्या देख रहे हैं कि ड्यूरिंग स्पर्मेटोजेनेसिस हमारे पास जो डिप्लॉइड स्पर्मेटोगोनिया है उससे क्या बन रहा है, हैप्लॉइड स्पर्मेटोजोआ बन रहा है, और एक स्पर्मेटोगोनिया से 4 स्पर्मेटोजोआ का फॉर्मेशन हो रहा है। और यहाँ पे एक चीज और नोटिस करना कि जो डिफरेंशिएशन का जो प्रोसेस हुआ है, ये डिफरेंशिएशन आपको कहाँ पे देखने को मिला है, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ मियोटिक डिवीजन। क्लियर है? लेकिन अब हम बात करते हैं oogenesis की। जब हम oogenesis की बात करते हैं तो क्या होता है oogenesis, oogonia से ओवम का फॉर्मेशन क्या कहलाता है, oogenesis कहलाता है। हमारे पास एक oogonia है और आप जानते हैं कि oogonia डिप्लॉइड है, ठीक है। अब इस oogonia के अंदर रिपीटेड माइटोटिक डिवीजन होता है इंट्रा यूटेराइन लाइफ में, और जितना भी oogonia का फॉर्मेशन होना होता है वो सारे के सारे oogonia इंट्रा यूटेराइन लाइफ में बन जाते हैं। यानी इसका मतलब कि ये जो फेज आपने देखा ये कौन सा फेज है, मल्टीप्लिकेशन फेज है। अब ये जो oogonia है, जैसे ही आप कह सकते हैं ये जो oogonia दिख रहा है, अब इसके अंदर होगा ग्रोथ, और ग्रोथ होने के बाद अब ये कहलाने लगेगा प्राइमरी oocyte। इस फेज को हम कहते हैं ग्रोथ फेज। इस प्राइमरी oocyte के अंदर फर्स्ट मियोटिक डिवीजन स्टार्ट हो जाता है, बट प्रोफेज के डिप्लोटीन स्टेज में, प्रोफेज फर्स्ट के डिप्लोटीन स्टेज में ये अरेस्ट हो जाता है। आपने क्या सुना, फर्स्ट मियोटिक डिवीजन स्टार्ट तो हुआ लेकिन प्रोफेज फर्स्ट के डिप्लोटीन स्टेज में अरेस्ट हो गया, और इसी स्टेज में फीमेल का क्या होगा, बर्थ होगा। यानी जब फीमेल बर्थ ले रही है तो उसके अंदर, ओवरी के अंदर जो oocyte है वो कौन से स्टेज में है, प्राइमरी oocyte, और वो प्राइमरी oocyte प्रोफेज फर्स्ट के डिप्लोटीन स्टेज में अरेस्टेड है। अब वो जो oocyte है, जाहिर सी बात है जब फीमेल अपने सेकेंडरी से, अगर आप कह सकते हैं प्यूबर्टी को अटेन करती है, जैसे ही प्यूबर्टी को अटेन करती है उसके बॉडी के अंदर FSH और LH का लेवल क्या होगा, इंक्रीज होगा, और जैसे ही FSH और LH का लेवल इंक्रीज होता है, याद करना हमारा जो फर्स्ट मियोटिक जो डिवीजन है वो कंप्लीट होगा। लेकिन सबसे शानदार चीज यहाँ पे ये है ना कि यहाँ पे जब साइटोकाइनेसिस होता है तो इक्वल अनइक्वल साइटोकाइनेसिस हमें देखने को मिलता है, क्योंकि जो FSH है ये स्टिमुलेट करता है अनइक्वल साइटोकाइनेसिस को। तो यहाँ पे एक सेल को तो पूरा का पूरा कंप्लीट साइटोप्लाज्म मिल जाएगा, जिसे कंप्लीट साइटोप्लाज्म मिलेगा उसे तो हम क्या बोलेंगे, सेकेंडरी oocyte, और जिसे नेग्लिजिबल अमाउंट में साइटोप्लाज्म मिला उसे हम कहेंगे पोलर बॉडी, और ये फर्स्ट पोलर बॉडी बना है तो इसे हम कहेंगे फर्स्ट पोलर बॉडी। क्लियर है? लेकिन जब आप क्रोमोसोम की बात करेंगे तो ये हमारा डिप्लॉइड सेल है, और ये अगर हम देखेंगे तो ये क्या है, हमारा हैप्लॉइड है। क्लियर है? इसके बाद आप देखिए इस सेकेंडरी oocyte के अंदर, जैसे ही सेकेंडरी oocyte बनता है वैसे ही इसके अंदर सेकेंड मियोटिक डिवीजन स्टार्ट हो जाता है। लेकिन सेकेंड मियोटिक डिवीजन स्टार्ट होने के बाद ये मेटाफेज सेकेंड में क्या हो जाता है, अरेस्ट हो जाता है, और ये सेकेंड मियोटिक डिवीजन तब कंप्लीट होगा जब इसके कांटेक्ट में स्पर्म आएगा, और जैसे ही स्पर्म इसके कांटेक्ट में आता है सेकेंड मियोटिक डिवीजन कंप्लीट होगा, और आप कह सकते हैं ओवम का फॉर्मेशन होगा, और उस टाइम पे सेकेंड पोलर बॉडी जो है वो रिलीज भी होगा। तो आपने क्या नोटिस किया कि हमारे पास एक oogonia है, इस oogonia के अंदर ग्रोथ हुआ, प्राइमरी oocyte बना, और प्राइमरी oocyte से आप देख सकते हैं एक oogonia से एक प्राइमरी oocyte बना, एक प्राइमरी oocyte से एक सेकेंडरी oocyte बना, और एक सेकेंडरी oocyte से आप कह सकते हैं एक ओवम बना। यानी ओवरऑल हम कह सकते हैं एक oogonia से एक ओवम का फॉर्मेशन हो रहा है। और अगर हम डिफरेंशिएशन की बात करें तो यहाँ पे जो डिफरेंशिएशन का जो प्रोसेस है, यहाँ पे मियोसिस को कंप्लीट होने से पहले ही हो जा रहा है। आप यहाँ पे देख रहे हैं एक पोलर बॉडी बन रहा है, एक सेकेंडरी oocyte बन रहा है। अगेन यहाँ पे मियोसिस 2 कंप्लीट होने के बाद आप यहाँ पे कह सकते हैं कि सेकेंड पोलर बॉडी बना और ओवम बना। अब ऑप्शन देखिए क्या कहता है, इट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड गैमेट,
यस, स्पर्मेटोजेनेसिस में भी हैप्लॉइड गैमेट का फॉर्मेशन होता है और oogenesis के अंदर भी हैप्लॉइड गैमेट का फॉर्मेशन होता है। तो आप मुझे बताइए कि ए स्टेटमेंट तो हमारा करेक्ट है। अगर हम बी की बात करें, डिफरेंशिएशन ऑफ गैमेट अकर आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ मियोसिस। सर, स्पर्मेटोजेनेसिस के अंदर जो मियोसिस डिवीजन है, ये तो स्पर्मेटोजेनेसिस के अंदर जो डिफरेंशिएशन है वो मियोसिस के कंप्लीट होने के बाद हो रहा है, ये तो सही है स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए। लेकिन oogenesis के अंदर जो डिफरेंशिएशन का जो प्रोसेस है ये पहले ही स्टार्ट हो गया, मियोसिस कंप्लीट होने के पहले, तो oogenesis के लिए ये स्टेटमेंट सही नहीं है। ऑप्शन सी को अगर हम देखें तो क्या कहता है, मियोसिस अकर कंटिन्यूअसली इन ए माइटोटिकली डिवाइडिंग स्टेम सेल पॉपुलेशन, है ना। देखिए, जब आप स्पर्मेटोजेनेसिस की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे लगातार मियोटिक डिवीजन हो रहा है, लेकिन जब आप oogenesis की बात करेंगे, मियोटिक डिवीजन स्टार्ट तो हो गया लेकिन यहाँ पे बार बार अरेस्ट हो जा रहा है, तो यहाँ पे कंटिन्यूअसली मियोटिक डिवीजन देखने को नहीं मिल रहा है। तो ये स्टेटमेंट स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए सही है बट oogenesis के लिए ये सही नहीं है। ऑप्शन अगर हम डी की बात करें तो कहता है कि इट कंट्रोल बाय द ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन यानी LH एंड FSH सिक्रेटेड बाय द एंटीरियर पिट्यूटरी। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि चाहे स्पर्मेटोजेनेसिस हो या oogenesis, इन दोनों का जो कंट्रोल है वो कौन करता है, FSH और LH करता है। तो ये स्टेटमेंट स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए भी सही है और oogenesis के लिए भी सही है। आगे कहता है इट इनिशिएट एट प्यूबर्टी। देखिए, अभी थोड़ी देर पहले हमने कहा कि स्पर्मेटोजेनेसिस का जो प्रोसेस है मेल के अंदर, ये तो प्यूबर्टी के बाद स्टार्ट होता है, ठीक है। स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस मेल के अंदर प्यूबर्टी के बाद स्टार्ट होता है, लेकिन अगर हम oogenesis की बात करें तो हमने आपसे कहा था कि इंट्रायूटेराइन लाइफ से ही स्टार्ट हो जाता है, तो ये स्टेटमेंट oogenesis के लिए सही नहीं है। और आपसे पूछा क्या गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस बट डू नॉट होल्ड ट्रू फॉर oogenesis। अब आप मुझे बताओ इनमें से कौन कौन सा स्टेटमेंट है जो स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए तो करेक्ट है बट oogenesis वो स्टेटमेंट को फॉलो नहीं करता। तो आप कह सकते हैं बी, इसके अलावा आप कह सकते हैं सी, और उसके बाद आप कह सकते हैं ई। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन में है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, बी, सी और ई। सो द करेक्ट आंसर जो होगा वो हमारा डी होगा। 196 का करेक्ट आंसर डी। डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 197। आपसे पूछा गया है सेलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म सेल इन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। आपसे हमें बताना क्या है, स्पर्म का जो पाथवे है उसका करेक्ट सीक्वेंस बताना है। हम सभी जानते हैं कि स्पर्म का जो प्रोडक्शन होता है वो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में होता है। यह स्पर्म सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से रेटी टेस्टिस में जाता है, रेटी टेस्टिस से वासा इफ्रेंसिया में जाता है, वासा इफ्रेंसिया से एपिडिडाइमिस में जाएगा, एपिडिडाइमिस से वास डिफरेंस में जाएगा, और यही वास डिफरेंस का जो पार्ट है वो यूरिनरी ब्लैडर के डोर्सल साइड में जाने के बाद डायलेट करता है और एम्पुला बनाता है। ये एम्पुला ओपन होता है इजैकुलेटरी डक्ट में। जो एम्पुला है, जो एम्पुलरी डक्ट है, सेमिनल वेसाइकल के डक्ट के साथ मिलकर के क्या बनाता है, इजैकुलेटरी डक्ट। ये इजैकुलेटरी डक्ट ओपन होता है यूरेथ्रा के अंदर, और यूरेथ्रा फाइनली ओपन हो जाता है यूरेथ्रल ओपनिंग, जिसे आप यूरेथ्रल मीटस के नाम से जानते हैं। लेकिन आइए, पहला ऑप्शन क्या कहता है, टेस्टिस से सीधा कहाँ गया, एपिडिडाइमिस में। चलिए यहाँ तक मान लेते हैं। एपिडिडाइमिस से कह रहा है वासा इफ्रेंसिया, जो कि गलत हो गया। अगर हम बी की बात करें, टेस्टिस से एपिडिडाइमिस और फिर कह रहा है वासा इफ्रेंसिया, गलत हो गया। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, बिल्कुल, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से रेटी टेस्टिस, यस, रेटी टेस्टिस से आप कह सकते हैं वासा इफ्रेंसिया, वासा इफ्रेंसिया से आप कह सकते हैं एपिडिडाइमिस, एपिडिडाइमिस टू वास डिफरेंस, वास डिफरेंस टू इजैकुलेटरी डक्ट, इजैकुलेटरी डक्ट टू यूरेथ्रा, यूरेथ्रा टू यूरेथ्रल मीटस। सो द करेक्ट आंसर इज सी। 197 का जो करेक्ट आंसर होगा वो सी होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 198 की, तो क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन आइडियल कंट्रासेप्टिव। सबसे पहली बात तो हमें ये पता होना चाहिए कि आइडियल कंट्रासेप्टिव का फीचर क्या क्या है। आइडियल कंट्रासेप्टिव वही कहलाता है जो ईजिली अवेलेबल हो, उसका साइड इफेक्ट जो है वो ना के बराबर हो, रिवर्सिबल होना चाहिए, ठीक है, यूजर फ्रेंडली होना चाहिए। तो आइए सारी चीज़ों को हम देखते हैं। नोट अ कैरेक्टरिस्टिक पूछा है ना आपसे, यूजर फ्रेंडली, ये तो आप कहते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक फीचर है आइडियल कंट्रासेप्टिव का।
फिर आगे हम बात करें लिस्ट साइड इफेक्ट, ये भी आइडियल कंट्रासेप्टिव का फीचर है कि साइड इफेक्ट एकदम नहीं होना चाहिए, या अगर है भी तो लिस्ट साइड इफेक्ट होना चाहिए, इजीली अवेलेबल होना चाहिए, और यहाँ पे दे रखा है इरिवर्सिबल। ध्यान रखना, आइडियल कंट्रासेप्टिव जो होना चाहिए वो रिवर्सिबल होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे दे रखा है इरिवर्सिबल, जिसकी वजह से हमारा करेक्ट आंसर होगा बी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 199, क्या कहता है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एंटीबायोटिक एंड सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन कोड। पहला स्टेटमेंट कहता है एंटीबायोटिक आर द एटेन्यूएटेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच इन अ स्मॉल कंसंट्रेशन कैन किल और रिटार्ड द ग्रोथ ऑफ अदर हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, राइट। देखिए, सबसे पहले हमें समझना होगा कि एंटीबायोटिक होता क्या है। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म सिक्रीट करते हैं स्पेसिफिक केमिकल का सिक्रीशन करते हैं, और ये स्पेसिफिक केमिकल अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को या तो ये क्या करेंगे, किल कर देते हैं, या तो इनके ग्रोथ को कम कर देंगे। तो वैसे केमिकल को हम क्या कहेंगे, एंटीबायोटिक के नाम से हम जानते हैं। तो वास्तव में एंटीबायोटिक क्या है, एंटीबायोटिक वो स्पेसिफिक केमिकल सब्सटेंस है जिसका सिक्रेशन माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा किया जाता है, एंड वो अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर देते हैं या तो उसके ग्रोथ को रिटार्ड कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या दिया है कि एंटीबायोटिक आर द एटेन्यूएटेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। नो सर, ये स्टेटमेंट हमारा गलत है। सेकेंड स्टेटमेंट क्या कहता है, पेनिसिलिन वॉज द फर्स्ट एंटीबायोटिक डिस्कवर्ड बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग व्हाइल वर्किंग ऑन बैक्टीरियम स्टेफाइलोकोकाई। हम सभी जानते हैं कि पेनिसिलिन जो कि फर्स्ट डिस्कवर्ड एंटीबायोटिक है, और इसे डिस्कवर्ड करने वाले जो साइंटिस्ट हैं वो है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। इन्होंने जिस बैक्टीरिया के ऊपर वर्क किया था उसका नाम था स्टेफाइलोकोकाई। लेकिन पेनिसिलिन जो है एंटीबायोटिक है, इसे आइसोलेट किया गया है, वो कहाँ से किया गया है, एक फंगस से आइसोलेट किया गया है जिसका नाम क्या है, पेनिसिलियम नोटेटम। तो ये स्टेटमेंट हमारा सही है कि एंटीबायोटिक का डिस्कवरिंग तब हुआ जब वो वर्क कर रहे थे स्टेफाइलोकोकाई बैक्टीरिया के ऊपर। नेक्स्ट की बात करें, द फुल पोटेंशियल ऑफ पेनिसिलिन एज एन इफेक्टिव एंटीबायोटिक वाज स्टेबलाइज्ड बाय अर्नस्ट चेन एंड हार्वर्ड फ्लोरे। ये भी स्टेटमेंट हमारा सही है। फोर्थ स्टेटमेंट की बात करें, फ्लेमिंग, चेन एंड फ्लोरे वर अवार्डेड द नोबेल प्राइज इन 1945। ये भी स्टेटमेंट हमारा सही है। तो आपसे पूछा गया था क्या, इनकरेक्ट ऑप्शन है ना, और इनकरेक्ट की अगर हम बात करें तो एक ही है, 1 इनकरेक्ट है, तो मुझे बताना। सो द करेक्ट आंसर इज ए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 200, क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग सर्जिकल मेथड। आपसे सर्जिकल मेथड के रिगार्डिंग क्या पूछा गया है, करेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है, राइट। पहला स्टेटमेंट कहता है, दीज आर जनरली एडवाइस टू द मेल या फीमेल पार्टनर एज अ टर्मिनल मेथड टू प्रिवेंट एनी मोर प्रेगनेंसी। हम सभी जानते हैं कि किसी भी कपल को, यानी किसी भी मेल या फीमेल को हम टर्मिनल मेथड का एडवाइस तब देते हैं जब उन्हें नो मोर चाइल्ड की रिक्वायरमेंट होती है, जब उन्हें ऐसा लगता है कि नहीं अब हमें चाइल्ड नहीं चाहिए। तो उस कंडीशन में उस मेल या फीमेल कपल को क्या एडवाइस दिया जाता है, टर्मिनल मेथड। तो इस तरह से ये स्टेटमेंट हमारा सही है। लेकिन अगर हम सेकेंड स्टेटमेंट की बात करें, कहता है कि सर्जिकल प्रोसीजर इन मेल is called ट्यूबेक्टोमी that in the female is called वैसेक्टोमी। ये स्टेटमेंट हमारा गलत है। हम सभी जानते हैं कि मेल के अंदर अगर आप सर्जिकल प्रोसीजर कर रहे हैं तो इसे हम वैसेक्टोमी कहते हैं, और अगर आप फीमेल में कर रहे हैं तो इसे हम ट्यूबेक्टोमी कहते हैं। लेकिन यहाँ पे उल्टा दे रखा है। तीसरा स्टेटमेंट की बात करें, रिवर्सिबिलिटी इज ईजिली पॉसिबल। ध्यान रखना कि जो टर्मिनल मेथड है इसकी रिवर्सिबिलिटी वेरी पुअर होती है, इजीली नहीं होता है, ठीक है ना। या आप कह सकते हैं ऑलमोस्ट इरिवर्सिबल प्रोसेस है ना, ये भी गलत है। आगे कहता है दे ब्लॉक गैमेट ट्रांसपोर्ट देयर बाय प्रिवेंटिंग कंट्रासेप्शन। ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि वैसेक्टोमी में या ट्यूबेक्टोमी में हम वॉस डिफरेंस को कट करके टाइट कर देते हैं, जिससे स्पर्म एंड ओवम फिजिकली मिल नहीं पाते हैं, जिससे फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस नहीं हो पाता है। तो दे ब्लॉक गैमेट ट्रांसपोर्ट देयर बाय प्रिवेंटिंग कंसेप्शन।
तो आप कह सकते हैं कि ये स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल सही है। और आपसे पूछा गया था करेक्ट स्टेटमेंट, तो मुझे बताइए 1 and 4 is a correct, so the correct answer is C। थैंक यू वेरी मच। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टेस्ट में।